मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे। आपने ये गजल सुनी है बेगम अख्तर की आवाज में? सर अभी आपसे सुन लिया समझ गए। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताइए। कितनी बैक लगी थी? 8-10 तो हो ही गई थी। बिल्कुल भनक नहीं थी दोनों डॉक्टर साहब को कि बालक के दिमाग में क्या फितूर चल रहा है? नहीं बिल्कुल भी नहीं थी। आपने क्लीन शेव किया तब भी उनको शक नहीं हुआ? नहीं। कमाल के फिल्म मेकर हैं कबीर खान जी। ये फिल्म कैसे प्रकट हुई आपके ऊपर? सर आप प्लीज आ ही जाइए। ये इस देश के मशहूर डायरेक्टर कबीर खान साहब हैं। सो गुड टू हैव यू इन आवर न्यूज़ रूम। ऐसे था 2 घंटे कबीर खान को तो इम्प्रेस करना ही है। अभी तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई जैसे वो बगल में आके बैठे ना। मौत साहब है बगल में। He is known as a monologue boy. His silences in Chandu will speak louder than his monologues in other films. आज तुम एक रसमलाई एक्स्ट्रा खा लो। फिल्म की बात हम कर रहे थे फ्रेडी, उसमें मैंने वेट गेन बहुत करना था, वो पूरा का पूरा मुझे लूज करना था। जो मैं था 39% या 40% फैट पे था। इसमें टाइम लगा 1.5 साल तक का ये अचीव करने में, एंड उसके बाद मैं 7% तक पहुंच गया था इनफैक्ट वहाँ। 7? हाँ, वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। पेय पदार्थों में किस तरह की बंदिश थी? मैं ना तब पीता था ना अभी। चाय वगैरह नहीं पीती? नहीं। सॉरी, आप चाय की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगा? आपको लगा मैं स्कॉच वोडका वगैरह पूछ रहा हूँ? मुझे लगा कुछ ऐसा पूछ अरे रहे हैं। नहीं शिव 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 कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब। कार्तिक के खिलाफ बॉलीवुड में कैंपेन चल रहा है, ये ठीक बात नहीं है। क्या हुआ था? मीडिया में काफ़ी वो बात आ गई थी। आई थिंक इट वाज सपोज टू बी, ये फिल्म थी, ऐसे मैंने फिल्म वो छोड़ दी थी। आप दोस्ताना 2 का नाम नहीं लेते हैं? देखिए वो बहुत पुरानी बात हो गई है और उसकी वजह से अभी आई थिंक और अब तो मैं करण के साथ एक फिल्म कर भी रहा हूँ। मौज लेकिन गुरु बहुत आती। अपने मोहल्ले अपने शहर में उतरो, हाँ, एयरपोर्ट से बाहर निकलो और लौंडे दे गेंदे की माला, दे गेंदे की माला। बहुत वो इतना फर्क पड़ जाता है। मैं वही बोल रहा था कि हम लोग जब कभी बॉम्बे में करते हैं ट्रेलर लॉन्च तो भीड़ तो चाहिए होती है, बट ऑनेस्टली आधे तो भाड़े के होते हैं। प्लीज से कार्तिक वी लव यू बोली भी। अरे कार्तिक भी लव यू वाले नहीं है। मेरे अच्छे हैं। तो जैसे चंदू चैंपियन जब बड़ी हिट हो जाएगी, हाँ, तो जैसे भूषण कुमार आपके लिए मैक्लॉरेन जीटी लाए, इनसे कौन सी कार लेंगे? तो देखते हैं अभी कितनी बड़ी हिट होती है उसके साथ। मना नहीं किया कार के लिए, ये नहीं है, देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप का सिनेमा अड्डा है। आज हमारे मेहमान हैं मशहूर बायोटेक्नोलॉजिस्ट, जिन्हें जब बायोटेक्नोलॉजी से फुर्सत मिलती है तब उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बढ़िया ब्रेड पकौड़े और सैंडविचेस कैसे बनाए जाएं या ऑमलेट, और फिर उनका विपणन और कारोबार करके किस तरह से अंधेरी के 14 फ्लैटमेट्स वाले फ्लैट में पैसा कमाया जाए, इसमें उनकी महारत हासिल है। महारत उनको इसमें भी है कि किस तरह से वॉशरूम में लगातार 40 मिनट बैठकर एक ज़रूरी फ़ोन कॉल निपटाई जाए, काहे से कि कॉल के उस तरफ दी इम्तियाज़ अली हैं। हालांकि कभी कभी उन्हें अपने काम की वजह से मुंह भी छिपाना पड़ता है, क्योंकि उनकी मम्मी और मौसी उनके ऑडिशन टेप देख लेती हैं और उसके बाद उनको स्क्रीन पे चुम्मी लेते हुए देख लेती हैं, और फिर उनको लगता है कि बालक को भेजा था इंजीनियर बनने, काहे से कि मम्मी पापा डॉक्टर थे, लेकिन ये खुद उन्हीं के शब्दों में मुँह काला करा रहा है। हालांकि मुंह काले से गोरा हो गया। काले और गोरे का ये फ़र्क भारत में ख़ास तौर पे है, क्योंकि रंग भेद और एक सेंस ऑफ हायरार्की रहता है, इसीलिए क्रीम के नाम पे फेयर एंड लवली भी बिकती है। लेकिन मजाक और रूपरों और पॉलिटिक्स से इतर यदि बात करें तो इनकी फिल्मोग्राफी काफ़ी दिलचस्प रही है। लड़के इनको भयंकर तौर पे पसंद करते हैं, कुछ लड़कियां इनको मिसोजिनी के किरदार निभाने वाला कहती हैं। हालांकि उनमें से भी कुछ ये कहती हैं कि बालक क्यूट तो लगता है, लेकिन अंततः एक एक्टर वही रोल निभाता है जो ऑथर और डायरेक्टर उनको लिख कर देता है। मसलन ये नया नवेला रोल जिसमें हिंदुस्तान के एक महान एथलीट की कहानी कही गई है। ये एथलीट पैरा एथलीट हो गए क्योंकि 65 की जंग में इन्हें 9 गोलियां लगी थी। ये कहानी जिजीविषा की है, ये कहानी वापस अपने पाँव पर खड़े होने की है, और ये कहानी हर खिल्ली को घूर कर देखने की है। कहानी जिसे कबीर खान ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का नाम है चंदू चैंपियन। रिलीज़ हो रही है 14 जून को जी। और आज के मेहमान का नाम है कार्तिक आर्यन। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताइए। मैं कितनी बैक लगी थी? मेरी बहुत एटी लगी थी, कुछ 8-10 तो हो ही गई थी, करते कराते सब गिनते गिनाते।
तो बढ़ता गया साल दर साल, क्योंकि चक्कर क्या था कि मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ और वहाँ से मुझे किसी तरह मुंबई आना था ताकि मैं यहाँ पे एक्टर बन पाऊँ। क्यों ये फितूर कैसे सवार हुआ? फिल्में बहुत देखता था, बचपन से ही बहुत फिल्में देखता था, तो अचानक से एक दिन डिसाइड किया कि पता नहीं, शायद ये काम है जो मुझे करना है, और सिर्फ वो फिल्में देख देख के ही हुआ उससे। कौन सी फिल्म थी जिसमें ऐसे चमका? कहाँ पढ़ते थे ग्वालियर में आप? सेंट पॉल्स में? सेंट पॉल्स में था। आई थिंक 15-16 साल का था, और मुझे लगता है बाजीगर फिल्म थी जो देख के मुझे बहुत ऐसा लगा था कि जिसमें हाँ, वो 2 रंग की जीन्स पैंट पहनता है, हैं, 2 अलग अलग फट्टे होते हैं ना। मतलब उसमें और भी बहुत चीज़ें थी लेकिन आई थिंक वो उनको उस फिल्म को देखकर शायद से मेरे अंदर एक वो जागरूकता बहुत हुई कि ये कैसे ये प्रोफेशन होता है, क्या करते हैं लोग, और इस इंडस्ट्री में कैसे जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा। और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, क्योंकि मैं बहुत दूर भी था मुंबई से, और हर चीज़ वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री की वो मुंबई में ही होती आ रही है। तो मेरे लिए बस पहली सबसे बड़ी जर्नी थी कि ग्वालियर से कैसे मुंबई पहुँचूँ। बहादुरा के लड्डू से बैंड्रा की ब्राउनी तक पहुंचना है। जी बहुत बड़ा सफ़र है वो जो तय करना था। तो उसके लिए मैंने फिर, क्योंकि मेरे मम्मी पापा वो चाहते थे कि मैं या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर बनूं। नाम लेके बताइए। डॉक्टर माला तिवारी, डॉक्टर माला तिवारी, डॉक्टर मुनीश तिवारी जी। दोनों को चाहिए था कि मैं, मम्मी गायनेकोलॉजिस्ट, मम्मी गायनेक है और पापा पीडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन। हाँ, तो दोनों को चाहिए था कि, एक्चुअली उनको तो चाहिए था कि डॉक्टर ही बनूं शायद। हाँ। और दूसरा इंजीनियरिंग का भी एक शौक था कि चलो अगर डॉक्टर नहीं बना तो इंजीनियर तो बन जाए। तो मैंने फिर PCMB लिया था। तो अच्छा, हाँ, मैंने मैथ्स दोनों, बायो दौर। हाँ, मेरा एक्चुअली में अगेन वो भी डिसीजन इसलिए था क्योंकि जितने ज़्यादा कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे पाऊँ उतना मुंबई के थोड़े से बन सकते हैं जाने के तरीके। बिल्कुल भनक नहीं थी दोनों डॉक्टर साहब को कि बालक के दिमाग में क्या फितूर चल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मतलब मैं यहाँ पे ट्यूशन ही जाता था PET PMT की तैयारियों के लिए, और वहाँ पे उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं एक्चुअली में, मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे एक्टर बनना है। लेकिन आपने क्लीन शेव किया तब भी उनको शक नहीं हुआ? नहीं, तब मुझे ज़्यादा यकीन हुआ कि हाँ, थोड़ा सा तो शायद से हीरो बन सकता हूँ। पहली बार जब ऐसे क्लीन शेव किया था, या आई थिंक मैं 10th में था या 9th में था। आपको यकीन हुआ या यकीन दिलाया गया है स्कूल की दोस्तों के द्वारा? थोड़ा खुल के बात करिए भाई साहब, लल्लन टॉप है। नहीं, मुझे एक्चुअली काफ़ी, मतलब थोड़ा बहुत उस टाइम पे जब मैं स्कूल में था तो एक वो दौर आता है, आप शायद से अटेंशन मिलता है दोस्तों के बीच में और लोगों के बीच में। तो आई थिंक वहाँ पे से थोड़ा सा, ये बड़ी अजीब सी बात है कि वहाँ से ये स्टार्ट हुआ कि हाँ यार, ये हमारे ये हीरो जैसा बन सकता है या कुछ हो सकता है। तो वो कॉन्फिडेंस उस चीज़ से आना चालू हुआ। छोटी सी चीज़ थी वो, लेकिन पता नहीं, आई थिंक फिल्म में भी क्योंकि देख रहा था, ये भी हो रहा था आजू बाजू, तो बहुत एनवायरनमेंट वैसा बन गया था मेरे लिए, अटेंशन मिल रही थी भरपूर, कि अटेंशन भरपूर मिल रही थी। तो वहाँ से वो फितूर चालू हुआ कि और अटेंशन चाहिए शायद। एंड बट हाँ, लेकिन मैं मम्मी पापा को कभी नहीं बताया, क्योंकि मुझे एक्चुअली लगता था कि उन्हें बताऊँगा तो वो सीधा सीधा शायद से उस टाइम लगता था कि मना कर देंगे, कि ग्वालियर से सब छोड़ छाड़ के सीधा मुंबई जाना और ऐसी इंडस्ट्री में कदम रखना जिसमें कुछ पता ही नहीं था हम लोग को। तो वो थोड़ा सा उनके लिए लगता है लड़का पागल हो गया हमारा, तो मैंने इसलिए कभी बताया ही नहीं उनको। हाउ इज इट ग्रोइंग अप इन अ डॉक्टर फैमिली? वो टेडी बियर के शेप वाली कैल्शियम की गोलियां खानी पड़ती हैं? हाँ, वो खाई है वो, उनका वो एक कैल्शियम की गोली होती थी, बट उसके अलावा आई थिंक मतलब बहुत बिजी रहते थे मम्मी पापा। तो वो बहुत वैसा रहा, क्योंकि डॉक्टर की लाइफ काफ़ी बिजी रहती है, कोई भी टाइम पे उनका कोई ऐसा कॉल टाइम। घर पे ही क्लिनिक था? हाँ, क्लिनिक था वहाँ पे। ये ज़रूर था कि मेरी यंगर सिस्टर भी है, तो वो भी, उसकी भी पढ़ाई चल रही थी, मेरी भी पढ़ाई चल रही थी वहाँ पे। और तो हम चारों की फैमिली है हमेशा से। और उन्होंने क्या पढ़ाई की फिर? वो अभी डॉक्टर बन रही है। क्या नाम है उनका? कृतिका। थैंक यू कृतिका, तुमने अंकल आंटी का नाम रोशन किया है। नहीं, इन्होंने भी कर लिया है। इतना जमाया क्लिनिक, पूरी प्रैक्टिस, इनको समझ में नहीं आ रही।
तो नहीं वो अभी तो वो अपना यहाँ पे अभी अभी उसका भी ख़त्म हुआ है तो PG भी कर पढ़ाई लिया उन्होंने? हाँ पीजी वो डरमाट बन रही है अब वाह, पैसे ही पैसे, बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरी। वो पता नहीं अभी वो कहाँ पे वो उसके भी अलग अलग उधर पे भी बहुत वो होते हैं डेजिग्नेशन होते हैं कि आप ये करना चाह रहे हैं ये करना चाह रहे हैं तो अभी हर चीज़ में स्पेशलाइजेशन हो गया लाइफ में तो वो आपसे पूछते हैं क्योंकि कई जगह ऐसे मैगजीन में लोग बताते हैं, छपता है कि ऐसे हीरो हीरोइन लोग बहुत सारे इंजेक्शन लगवाते हैं ताकि वो 80 की उम्र में भी 8 के दिखें। हाँ अभी तो वो खुद सीख रही है नहीं, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब आप हीरो हीरोइन, हाँ। आप हीरो हैं वहाँ पे मुंबई इंडस्ट्री में हैं, हाँ। कैसा लगता है ये जो हमेशा सुंदर दिखने का दबाव है, त्वचा भरपूर कांतिमय हो, नहीं, मेरे साथ झुर्रियाँ ऐसा नहीं दूर है। दराज पे बसें जाके? नहीं मेरी तो झुर्रियाँ जैसी हैं वैसी हैं मेरा एक्चुअली क्योंकि मैं जहाँ से हूँ मैं बहुत कभी ऐसा मतलब मेरा क्रीम तक लगाने में मेरे को दिक्कत होती है तो ये बड़ी अजीब सी आदतें हैं मैं हाँ कोई भी जैसे अभी मैं कैसे बताऊँ मतलब आई थिंक मेरा अलग जैसे आ रहा है मन में वैसे ही बोल। हाँ मैं सोच रहा हूँ कि उसको किसी सही तरीके से बोलूँ ये कोई चीज़ें। सही तरीका नहीं है। कोई सही तरीका नहीं है हाँ तो फिर बस आई थिंक मैं इतना केयर नहीं करता हूँ अपनी त्वचा का या पर मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है एक आध तो कोई आप क्रीम बेचते दिखे थे शायद, कौन सी आई डोंट रिमेम्बर, कोई आपने कोई इस तरह का ऐड किया? मैंने बहुत पहले अगर कोई क्रीम का ऐड किया होगा तो वो मैंने उसको फिर रोक भी दिया अच्छा, यू आर नॉट कन्विंस्ड विद इट? नो आई वाज नॉट कन्विंस्ड विद इट तो मैंने उस चीज़ को फिर रोक भी दिया खुद ही मैंने रिन्यू नहीं कराया उसको क्योंकि देन आई अंडरस्टूड अ पॉइंट कि ये थोड़ा सा गलत हो सकता है एंड लेकिन हाँ मतलब मैं खुद इन चीज़ों में मतलब काफ़ी टाइम से और अभी तक मेरा खुद इंक्लिनेशन इन चीज़ों में गया ही नहीं कभी क्योंकि ये दबाव नहीं है एक्चुअली आई थिंक ये सोच होती है कुछ लोगों की शायद से वो सोच होती है मेरी वो सोच नहीं है तो कैसे डिसाइड करते हैं कार्तिक आर्यन कि हमको इस तेल का इश्तिहार करना है, इस साबुन का नहीं करना है, या एक कोई टीम रहती है ब्रांड इंडोर्समेंट में सजेस्ट करने के लिए कि आपकी इमेज से कितना मैच कर रहा है नहीं कर रहा है? सर काफ़ी कुछ रहता है मतलब मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे दूसरे किस्म के एड्स भी आए हैं जो मैंने मना भी किए हैं जैसे? जिनमें प्रोडक्ट किस तरह के थे? जैसे सुपारी ब्रांड आते हैं या यू नो वो पान मसाला टाइप हाउ डू दे के डू इट? वो अभी मुझे नहीं पता लेकिन हाँ, ऐसे शायद तो वो भी काफ़ी आते हैं लेकिन वो आई थिंक आई डोंट मैं रिलेट नहीं कर पाता उन चीज़ों से या एंड आई ट्राई कि जितना मेरे हाथ में रहे मैं उन चीज़ों को मना करता रहूँ तो वो हमेशा से रहा है एंड तो आप अपनी ज़बान लाल गुलाबी रखना चाहते हैं, केसरी नहीं करना चाहते हैं? उसका ही ऐड नहीं था सिर्फ अरे कदमों में दुनिया भी हो सकती है, हम लोगों ने तो जेम्स बॉन्ड से गुटखा बिकवा दिया। अरे हाँ करेक्ट तो वो तो बहुत है मतलब लेकिन वो सबके ऐसी मैं ये नहीं बोल सकता कि कौन सही कौन गलत है उस चीज़ में सबका अपना सोचने का तरीका होता है और बट मेरे वो शायद से मेरे एक्शंस में या मेरे प्लान में वो चीज़ शायद से नहीं बैठती बहुत संभल के बोलना पड़ता है ना क्योंकि इतना स्टेक पे है, हम आउटसाइडर हैं, किन्हीं लोगों को बुरा ना लग जाए क्योंकि शाहरुख खान भी वो ऐड कर रहे हैं, सलमान खान भी, अजय देवगन भी, फिर इतनी सी क्लिप ना रोटेट की जाए कि देखो देखो कार्तिक आर्यन ने एक बार फिर बड़े लोगों से पंगा ले लिया। मैं बिल्कुल भी पंगा नहीं ले रहा हूँ वो और ना ही मैं इस चीज़ को किसी को सही गलत भी बोल रहा हूँ वो क्योंकि मुझसे पूछा गया कि मतलब ये हाँ, मैं तो आपकी फिलॉसफी समझना चाह रहा हूँ इंडोर्समेंट करता हूँ तो मैंने फॉर एग्जांपल वो दिया एंड हाँ मतलब मैं ना मैं किसी से पंगा लेना आया हूँ यहाँ पे ना किसी से कॉम्पीट करने मैं अपना काम यहाँ पे करना चाहता हूँ और अपनी आई थिंक जो मतलब अपनी फिल्में ढंग से करना चाहता हूँ बस दैट्स इट। ओके, एक कैंपेन आपके खिलाफ रन किया गया इंडस्ट्री में, मेरे सामने मशहूर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा का बयान है। वो कह रहे हैं कि कार्तिक के खिलाफ बॉलीवुड में कैंपेन चल रहा है, ये ठीक बात नहीं है। जी अपूर्व असरानी ने भी इस तरह का स्टेटमेंट दिया था आपके सपोर्ट में, जी क्या हुआ था? आई थिंक मतलब मीडिया में काफ़ी वो बात आ गई थी आई थिंक इट वाज सपोज टू बी ये फिल्म थी जो मैं एक फिल्म
से शायद से मैंने फिल्म वो छोड़ दी थी। आप दोस्ताना 2 का नाम नहीं लेते हैं? देखिए वो बहुत पुरानी बात हो गई है और उसकी वजह से अभी आई थिंक और अब तो मैं करण के साथ एक फिल्म कर भी रहा हूँ। सब बताओ यार, हमारे दर्शक सत्य डिजर्व करते हैं। नहीं तो आई थिंक कई बार बहुत मिसकम्युनिकेट भी होता है और कई बार बहुत चीज़ें आउट ऑफ प्रपोर्शन भी चली जाती हैं और स्पेसिफिकली जब वो लिखा जाता है तो वो साउंड कुछ और करता है। इसलिए फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ क्या हुआ था? मैं सर उसके बारे में आज तक डिस्कस नहीं किया हूँ। मुझे एक्चुअली लगता है कि वो चीज़ आई थिंक जब हुई थी तब हुई थी और मैं तब भी साइलेंट था, आज भी साइलेंट हूँ उन बातों में। मुझे किसी भी चीज़ में मैं अपने बस काम के प्रति सीरियसली मैं बहुत 100% काम करता हूँ, लेकिन जब भी ऐसी कोई अगर खबर आती है या कोई कंट्रोवर्सी आ जाती है तो मैं अपने शैल में रहता हूँ, मैं शांत रहता हूँ। मैं उन चीज़ों में इतना घुसता नहीं हूँ, ना मैं उनको कुछ प्रूव करने से मुझे कुछ मिलता है, तो वैसी चीज़ है। Due to professional circumstances on which we have decided to maintain a dignified silence, we will be recasting Dostana 2 directed by Colin D. Cunha. Please wait for the official announcement soon. ये एक पत्रक है, नितांत सरकारी भाषा में कहूँ तो, जो सोशल मीडिया पे रिलीज़ किया गया। जी। पर हम सब जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ नहीं होते हैं, अपने अपने खेमे के कथित पत्रकारों के ज़रिए खबरें लीक की जाती हैं और एक मैलिशियस कैंपेन भी रन किया जाता है। और ऐसा ही एक कैंपेन आपके खिलाफ रन किया गया, दैट यू आर नॉट प्रोफेशनल, आपकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, को एक्ट्रेस कौन होगी, स्क्रिप्ट क्या होगी, वैनिटी का साइज़, 10 तरह की खबरें आप तक भी पहुंचती ही होंगी। मतलब सब मेरे साथ सब काम कर रहे हैं और उनको सबको मेरा सच पता है कि मेरा जेन्युइनली मैं आज भी अगर यहाँ पे बैठा हूँ तो अपनी फिल्म चंदू चैंपियन को लेकर बैठा हूँ, जहाँ मतलब मैं दूसरे किसी की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपना ये बता सकता हूँ कि मेरा कुछ तो सही कर रहा हूँगा जो सारे डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स मुझे रिपीट भी कर रहे हैं अपनी फिल्मों में। तो कुछ तो आई थिंक मुझे नहीं पता कि क्या कहानियाँ किसके बारे में क्या क्या लिखा जाता है, लेकिन हाँ मतलब आप इस इंडस्ट्री में होते हो तो कई बार आपके लिए पॉजिटिव लिखा जाता है, आपके लिए कभी नेगेटिव भी लिखा जाता है। पेड कैंपेन भी चलते हैं? चलते हैं, बहुत चलते हैं। देखिए मेरा सिंपल सा है, मेरा ना कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है इन टर्म्स ऑफ, मेरी कोई फैमिली नहीं है जो एक स्पोक्स पर्सन बन पाए, मेरे बारे में बात कर पाए और मेरे पॉजिटिव्स बार बार ला पाए। उसके लिए या तो मतलब मैं अपना काम करता रहूं और जो आता है वो आए, लेकिन अब नेगेटिव अगर कुछ आता है तो कोई रोकने वाला मेरे पास है इस नहीं। तरह का एक इकोसिस्टम है क्या वहाँ पे? सम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, सम साउथ बॉम्बे क्राउड, कुछ फिल्मों के लोग जो बार बार लगातार मिलते हैं एक दूसरे के बारे में, कौन अच्छा कौन बुरा? सो मतलब मैं उन चीज़ों में इतना घुसा नहीं, लेकिन जब किसी को अगर करना होता तो वो कर ही लेते हैं और अगर और नहीं तो नहीं होता है। तो वो चीज़ें अभी मतलब हम 2024 में बैठे हैं तो सबको बहुत स्मार्ट लोग हैं और सबको सब पता होता है कि कैसे क्या हो रहा है, तो इसलिए उन चीज़ों में कुछ भी बोल के वो बिना बात के गड़े मुर्दे उखाड़ना हो जाता है। एंड एक आखिरी मुर्दा उखाड़ते हैं और उसके बाद वर्तमान पर आते हैं। जी अजय बहल एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे रेड चिलीज़ के लिए, जी आप इस फिल्म में थे? जी मैं उस फिल्म में था और हूँ भी, वो रिलीज़ भी हुई, लेकिन वो डायरेक्टर वो नहीं थे। क्या हुआ था? आई थिंक वो क्रिएटिव डिफरेंसेस थे बिटवीन अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली इन्वॉल्व, सिर्फ मेरे साथ नहीं। मुझे बस एक्चुअली पहले आया था कि शायद वो फिल्म बन ही नहीं रही है, फिर बाद में आया क्योंकि मुझे वो स्क्रिप्ट पसंद थी, तो वो पिक्चर के आई थिंक तब डायरेक्टर भी चेंज हुए क्योंकि डेट्स भी मैच नहीं हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें थी। उसका किसी से लेना देना एक्चुअली नहीं था, उसका एक्चुअली में क्रिएटिव डिफरेंसेस थे सबके, या डेट्स का भी था। फ्रेडी वो फिल्म थी। डेट्स और क्रिएटिव डिफरेंस, क्योंकि इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। नहीं सर, क्योंकि उसमें पहले आई थिंक प्रोड्यूसर्स भी दूसरे थे, फिर उनका क्रिएटिव डिफरेंस हो रहा था, डायरेक्टर जो थे उनकी डेट मैच नहीं कर रही थी,
तो धीरे धीरे वो टाइम बीतता गया और ये बहुत कोविड के बीच का टाइम था जिस टाइम पे ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो बहुत सारे बैकलॉग्स आ रहे थे फिल्मों के और बहुत सारा टाइमलाइन सबका चेंज हो रहा था बिकॉज किसी को पता नहीं था आगे क्या होने वाला है, कब खुलने वाला है। तो उस चक्कर में ये चीज़ें ऐसी हो गई कि एक के बाद एक हर चीज़ ऐसा लगने लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो शायद से वो वन ऑफ दोज थिंग्स था उसमें। मेरे एक एक वाक्य के अब 2 सवाल हैं। कोई स्क्रिप्ट कार्तिक आर्यन तक आती है तो वो पढ़ने के बाद किससे डिस्कस करते हैं? इंडस्ट्री के कोई राइटर, मेंटर, डायरेक्टर? नहीं सर, मैं किसी से नहीं करता। मेरा स्क्रिप्ट डिसीजन सोली मेरी गट फीलिंग पे ही होता है और मेरे पास एक्चुअली कोई ऐसा इंसान है नहीं, राइटर, डायरेक्टर या जिनसे मैं ये डिस्कस कर पाऊँ पूरे विस्तार से। मतलब मैं शुरुआत से लेकर अभी तक, शुरुआत में तो मेरे पास ऑप्शन होते ही नहीं थे, वो आते आते मुझे सालों लग गए। आई थिंक सोनू टीटू जब रिलीज़ हुई थी उसके बाद से कुछ ऑप्शंस आना चालू हुए मेरी लाइफ में, तो फिर मैंने डिसीजन लेना खुद से चालू किया। तो मेरे सारे डिसीजन उसके बाद के जो आ रहे थे वो ऑप्शंस में से चूज़ कर रहा था कि कौन सी फिल्म मुझे अच्छी लग रही है मेरे लिए। बट वो डिसीजन मैं किसी और के साथ बैठ के नहीं कर पाता क्योंकि मेरी शुरू से ही आदत नहीं थी शायद, और ना ही मेरे पास कोई ऐसा इंसान है, ऐसे लोग हैं। कोई मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में कि कोई किसी भी तरह की पीआर क्राइसिस हो, सिलेक्शन को लेकर डायलेमा हो या कुछ हो, तो यू कैन कॉल दैट पर्सन? एक्सपीरियंस हो, कोई ज़्यादा आपने कभी काम किया हो, सेट पे कभी दोस्ती हुई? डू यू हैव फ्रेंड्स इन मुंबई इन फिल्म इंडस्ट्री? नहीं सब मेरे सारे या तो बाहर के हैं दोस्त या कॉलेज के। तो हाँ, फिल्म इंडस्ट्री के मैं दोस्त मैं बोल सकता हूँ कि मैं उनके साथ काम करता हूँ, लेकिन दोस्त मेरे नहीं है यहाँ पे। बड़ा एकदम से मेरे इर्द गिर्द बहुत अकेलेपन के बादल घिर गए ये जवाब सुन के। नहीं सर, मैं अकेलेपन से ज़्यादा इज इट कॉन्शियस डिसीजन? मैं यहाँ दोस्ती करने नहीं आया हूँ सर, मतलब मैं यहाँ काम करने आया हूँ। ये मेरा वर्क, ये मेरा प्रोफेशन है और इधर पे मैं इंजॉय करता हूँ जब मैं काम करता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो मतलब, या वो मुझे बोल सकते मैं उनका दोस्त हूँ, मैं जानता सबको, लेकिन यहाँ पे बहुत मतलब मैं फ्राइडे टू फ्राइडे चेंज होते रहते रिलेशनशिप, वो मुझे नहीं समझ आता, वो मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए मैंने वो कॉन्शियस डिसीजन ले रखा है कि मैं अपनी लाइफ बाहर रखूँगा। जब तक शेड्यूल चल रहा है, शूट चल रहा है, वी आर बेस्ट बडीज। करेक्ट। पैकअप के बाद रिलीज के दिन मिले, फिर सक्सेस पार्टी या फेल्योर पार्टी। सर वो ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि क्या है, वो शायद पता नहीं, क्योंकि वो एक चीज़ है ना, आप 12-12 घंटे रोज़ काम कर रहे हो, सडनली आपका ये नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि आपका सडनली ऑफिस आज यहाँ है, कल ऑफिस आपका अगले साल से कोई और ऑफिस है, तो आप इस ऑफिस में जिनके साथ काम कर रहे हो उनके साथ शायद इतना टच में नहीं रह पाओगे। लेकिन वहाँ पे यही है, वहाँ पे हर साल हर 6 महीने में आपका ऑफिस चेंज हो रहा है, तो वो टच में रहना आई थिंक वो पॉसिबल भी नहीं होता है। तो यू हैव मतलब आपको वो टर्म्स पे आना पड़ता है कि यार यहाँ पे ये इतने घंटे आप पहले बता रहे हो सब साथ में, लेकिन अभी अगले उसके फ्राइडे के बाद से वो चेंज होने वाला है। ये समझ इंडस्ट्री में 13 साल बिताने के बाद आई या शुरू से ही क्लैरिटी थी? आई मीन या वक्त ने कुछ हंसी सितम किए हाँ, और उसके बाद सबक सीख गए? नहीं, आई मीन एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं आप, तो कुछ ना कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते रहते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ इतना इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे टेम्पररी है, और वो सिर्फ ये नहीं, रिलेशनशिप्स नहीं है, ये सक्सेस और फेलियर्स भी टेम्पररी है। मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे। आपने ये गज़ल सुनी है बेगम अख्तर की आवाज़ में? नहीं सर, अभी आपसे सुन लिया और समझ गया। कमाल के फिल्म मेकर हैं कबीर खान जी। ये फिल्म कैसे हुई, कैसे प्रकट हुई आपके ऊपर? तो सर मुझे कबीर सर के साथ काम करना था, बहुत टाइम से कोलैबोरेट करना था, लेकिन मैं कभी ऐसे मिला नहीं था उनसे। और भूल भुलैया 2 मेरी एक फिल्म आई थी, वो रिलीज़ हुई थी, उसके जस्ट बाद सर भी कुछ नई फिल्म करना चाह रहे थे, एंड हम लोग मिले, एक पहली बार मीटिंग हुई, और उन्होंने आइडिया लेवल पे मुझे ये पहले सुनाया कि मैं एक फ़िल्म करना चाह रहा हूँ, ये चंदू चैम्पियन जिसका नाम है, और उस पर उन्होंने पूरी कहानी मुझे सुनाई नटशेल में, और मैं बहुत। कबीर नरेशन इंग्लिश में करते हैं, हिंदी में? नहीं, हिंदी में करते हैं, पूरा नरेशन हिंदी में। मतलब
और जिस तरीके से उन्होंने वो पूरी कहानी मुझे सुनाई, मैं बिलीव ही नहीं कर पाया कि ये पहला सवाल मेरे से उनका यही था कि उनको यही था कि ये सच्ची कहानी है, क्योंकि ये बहुत अनरियल लग रहा था मुझे ऐसा सुनना। एंड फिर उन्होंने मेरे को सारे फैक्ट्स बताए और एंड आई वाज एक्चुअली अमेज्ड। एंड मैं तो इंस्टेंटली, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी थी उनके साथ काम करना, तो मैं तो इंस्टेंटली हाँ ही बोल दिया था। और हाँ, वहाँ से फिर वो जर्नी चालू हुई चंदू चैंपियन की। चंदू चैंपियन मुरलीकांत पेटकर की कहानी है। ये भारतीय सेना में थे, एथलीट थे, शॉट पुट, जेवलिन थ्रो, बॉक्सिंग, स्विमिंग, कई विधाओं में। 65 की जंग में इन्हें गोलियां लगी, सर्विस की, उसके बाद टेल्को के लिए काम किया और फिर एक और लड़ाई शुरू हुई, सम्मान की लड़ाई की। इतने मेडल जीते तो उनको लगा कि हमें अर्जुन अवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन विकलांग व्यक्तियों के लिए ऐसा प्रावधान नहीं कह के उन्हें खारिज कर दिया गया 1982 के साल में। और इस 82 के साल में जब आप 31 साल और जोड़ते हैं, बल्कि 36 साल जोड़ते हैं टू बी प्रिसाइज, तो 2018 में उन्हें सूचित किया जाता है कि इस बार के अवार्ड्स में आपका नाम है। और ये अवार्ड क्या है इस बार? अर्जुन अवार्ड से भी अलहदा पद्मश्री अवार्ड हैं। तो ये उस ग्रेट की कहानी भी है। नरेंद्र मोदी सरकार के कई फैसलों की आलोचना होती है और कई की सराहना। लोकतंत्र ऐसा ही है। पर जिस एक काम की लगातार सराहना होती है उसमें एक है पद्म अवार्ड्स में ये जो एक खुलापन आया है और एक जो पुराना कई जगहों पे इनजस्टिस था जिसको दुरुस्त किया गया है, उसका एक सिरा चंदू चैंपियन, जिनकी बायोग्राफी या जिनकी जीवन से जिनके प्रेरित है, वो भी वैसे ही एक है। तो फिज़िकल तैयारी बहुत, इससे पहले हमने भाग मिल्खा भाग में फरहान का ये एक फ़िज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, या दंगल में आमिर खान का इसी तरह का। हालांकि मुझे लगता है फ़िज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन, वी आर सो ऑब्सेस्ड विद मेल स्टार्स। तापसी ने किया होगा रश्मि रॉकेट के लिए, या जानवी ने भी बहुत मेहनत की होगी मिस्टर एंड मिसेस माही के लिए। आपके लिए वो प्रक्रिया कैसी थी? मतलब फिर होता है मेंटली कि यार अब देना है इसको 1 साल। मैंने ऑलमोस्ट पौने 2 साल दिए इस फिल्म को, और उस टाइम पे ये डिसीजन लिया गया था कि ये इसके चलते मैं कुछ और नहीं करूँगा, और नो प्रोजेक्ट, नो प्रोजेक्ट, कोई और प्रोजेक्ट नहीं करूँगा। जो मेरी एक रिलीज़ हो रही थी सत्यप्रेम की कथा, उसकी शूट ख़त्म हो चुकी थी, तो वो एक कॉन्शियस डिसीजन था, क्योंकि इसका प्रेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रेप था। मैंने कभी बॉक्सिंग नहीं की थी लाइफ में, ना मैंने स्विमिंग मेरे को ढंग से आती थी। मैं बहुत ही मेरे को इनफैक्ट पानी से थोड़ा सा डीप वाटर से डर भी लगता था, तो वैसा सीन था। साथ ही साथ रेसलिंग में भी, दंगल भी इस फिल्म में दिखाना था, तो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन था जो सीखना था मुझे। तो स्किल सेट्स इसमें बहुत सारे, ये एक स्पोर्ट की कहानी नहीं है जैसे यूजुअली दूसरी कहानियों में होता है कि आप या तो क्रिकेट कर रहे हो या फुटबॉल कर रहे हो या आप जो भी। इसमें, और सिर्फ ये स्पोर्ट्स बायोपिक भी नहीं है, इसमें एक्चुअली मैं एक सोल्जर भी प्ले कर रहा हूँ, तो उनका वो वाला जो एस्पेक्ट है लाइफ का, उसमें वो वॉर सीक्वेंसेस हैं। तो ये सब कुछ मेरे लिए बहुत नया था और सब कुछ बहुत प्रेप ओरिएंटेड या रिहर्सल ओरिएंटेड था। एंड जिस तरीके से कबीर सर शूट करते हैं, वो कबीर सर की आदत है कि मुझे कि वो अराउंड जो आपके लोग होते हैं वो प्रॉपर एथलीट्स होते हैं या फिर वो नेशनल लेवल प्लेयर्स होते हैं या ओलंपियंस होते हैं। मेरे साथ जो स्विमर्स थे वो एक्चुअल ओलंपियंस थे, जो बॉक्सर्स थे वो बॉक्सिंग चैम्पियनशिप खेल के आ रहे थे, या फिर रेसलर्स, रियल रेसलर्स थे। तो वो सारी सिचुएशंस में डिफरेंट बॉडी टाइप्स, डिफरेंट स्किल सेट की बहुत ज़रूरत थी। तो उसके लिए अगर मुझे मतलब ये फिल्म अगर करनी थी तो ये सब के लिए टाइम लगता। तो वो ये सारी ट्रेनिंग मुंबई में चल रही थी? ये सारी ट्रेनिंग मुंबई में चल रही थी। मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल तक, चाहे वो मेरा खाना हो जो वो मेरा पूरा डिसाइडेड था कि मैं सुबह से लेकर रात तक सिर्फ यही मील्स खाने वाला हूँ। किस तरह? और जैसे चावल और रोटी वगैरह सब हट गया था डाइट से।
दिन में एक बार भी नहीं? नहीं, दिन में एक बार भी नहीं था। बढ़िया भाप छोड़ती घी के बघार वाली अरहर की दाल? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल नहीं, खुशबू वाला? कुछ भी नहीं, सब खुशबू सब चली गई थी वो सारी। और क्या बोलते हैं, ब्लिंकर्स। रोटी भी नहीं एकदम वो फूली हुई सी, या कोई थोड़ा सा फूली चना हुई मिला? भी नहीं और कोई बिना फूली हुई, कुछ नहीं। सब सर ये सब हट चुका चीट था। डेज तो रहते हो? एक भी चीट डे नहीं, चीट घंटा भी नहीं था, कुछ नहीं था, मतलब चीट आओ तो कुछ भी नहीं था। नहीं घंटा भी ठीक है। ये तो बाद में लोगों ने घंटा शब्द को खराब कर दिया, पर घंटा असल में वो आवर वाला ही घंटा है। घंटा आवर वाला होता है। जी। तो घंटा कुछ नहीं था। तो खाते क्या थे गुरु? सर वो सब चीज का ना उबला हुआ चिकन? नहीं, मैं नॉनवेज नहीं खाता। तो टोफू? तो हाँ, टोफू, पनीर, या फिर कॉली राइस। राइस की जगह कॉलीफ्लावर होते थे ग्रेड करके, तो वो कॉली राइस बोलते हैं उसको। लेकिन कॉली राइस? हाँ सर, वो बड़ा ऑल्टरनेटिव। तो स्कैम जैसा साउंड कर रहा है। हाँ ये है, लेकिन स्कैम ये पत्ता गोभी से चावल बनाते हैं? पत्ता गोभी ही होती है वो, चावल बोलते हैं। होता वही है। तो उससे, या फिर अगर आप दाल खा रहे हो तो वो बीन्स है, उबली हुई दाल। तो ये सारी चीज़ें, या सूप है, तो ऐसी चीज़ें खाता था। और खाते नहीं थे, निगलते हो गए? निगलता था। कोई खा कैसे सकता है? निगलता था मैं बस रोज? रोज। और कोई शक्कर नहीं, शक्कर बंद हो गई थी। तो मिठाई, आइसक्रीम्स, पिज्ज़ाज, बर्गर्स, कुछ भी नहीं लाइफ में, बस ये था। सोशल लाइफ कुछ नहीं, कहीं नहीं, सिंपल 8 घंटे सोना, जिम ट्रेनिंग करना, बॉक्सिंग करना, स्विमिंग करना, ये वाला खाना। पेय पदार्थों में किस तरह की बंदिश थी? किसमें? कौन से पदार्थ? पेय पदार्थ? पेय पदार्थ नहीं सर, मैं ना तब पीता था ना अभी। चाय वगैरह नहीं पीते? नहीं, चाय सॉरी, आप चाय की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगा? हाँ, आपको लगा मैं स्कॉच वोडका वगैरह पूछ रहा हूँ? हाँ, मुझे लगा कुछ ऐसा पूछ अरे रहे हैं। नहीं शिव कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? डॉक्टर साहब ये वीडियो देखेंगे। हैं, अपनी नहीं, हमारी तो चिंता करो गुरु। नहीं, तो वैसा कुछ पेय पदार्थ नहीं था पहले भी, बट पहले चाय पीता था मैं बहुत। और चाय में भी मिला के पी लेते हैं आजकल? जी। चाय, आई एम श्योर ऐसे वैसे फ्लेवर आते तो होंगे थोड़े से। नहीं कोल्ड टी फ्लेवर, उसमें थोड़ी सी अदरक या नींबू मिला लें। नहीं, थोड़ा सा होता है ना, अदरक नहीं बोलता। लेकिन चाय, मैं जेन्युइनली मैं चाय लवर था पहले, और वो बिल्कुल ही हटा दी गई मेरे डाइट से। और मतलब तुम सेट पे बैठे हो, एकदम से कड़क चाय जा रही है, उससे खुशबू आ रही इलायची, है बस। अदरक या काली मिर्च हाँ, खुशबू? नहीं, वो बिल्कुल ही हट गया था। क्योंकि आई थिंक मैं इससे पहले जो फिल्म की बात हम कर रहे थे, फ्रेडी, उसमें मैंने वेट गेन बहुत करना था, और वो वेट गेन किया था। उसके लिए वो पूरा का पूरा मुझे लूज़ करना था। जो मैं था 39% या 40% फैट पे था मैं, जो बहुत ज़्यादा होता है। और उससे मुझे आना था 12 या 13% पे, ताकि वो एथलेटिक बॉडी रहे, और उस फिज़िकलिटी से मैं उस प्रॉपर फ्रेम में रहूं, और ये सारे स्पोर्ट्स खेल पाऊं बेस्ट फॉर्म में। करते कराते ये टाइम बीतता गया, और इसमें टाइम लगा 1.5 साल तक का ये अचीव करने में। एंड उसके बाद मैं 7% तक पहुंच गया था इनफैक्ट वहाँ। 7? हाँ, 7% बॉडी फैट था। वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। वेरी डिफिकल्ट। और 16-18 तक तो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल में चल जाता है। लेकिन 7 वाज द एकदम प्राइम टाइम जब मैं 7 पे चला गया था। एंड आई थिंक फिर जब ये व्रत टूटा तो सबसे पहले क्या आई? चॉकलेट ब्राउनी आई क्या? रसमलाई। वाह, वो एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा सा दूधियापन, थोड़ा सा वो पिस्ते का टुकड़ा, वाह, तो सोच के ही अच्छा लग रहा है। हाँ, वो तो पिस्ते का टुकड़ा और दूधियापन मुझे बहुत पसंद है। तो आई थिंक वो मैंने पहली चीज़, वो कबीर सर ने एक्चुअली मुझे रैप अप के दिन, फाइनल जब लास्ट फ्रेम पिक्चर का शूट हुआ। हाँ, कहाँ पे शूट किया? मुंबई में। ये लास्ट और ओवरऑल हम लोगों ने वाई में शूट किया था। मुरली जी सांगली के रहने वाले थे, तो सांगली वहाँ से आई थिंक 50 किलोमीटर थोड़ा दूर है। जी, तो जी। उसी एरिया में उनका पूरा रेसलिंग का पोर्शन शूट किया गया था, पहाड़ों में, उस पूरे एरिया में। एंड फिर उसके बाद हमने पुणे में शूट किया कुछ पोर्शन, लंदन में शूट किया,
मुंबई में अगेन वन ऑफ द स्केड्यूल शूट किया, तो काफ़ी ऐसे ट्रैवल करते करते शूट भी किया इसको, और लेकिन और कश्मीर में शूट किया। वॉर वाले पोर्शन? वॉर वाले पोर्शन कश्मीर में कहाँ? कश्मीर में हम आई थिंक मेरे को याद करना पड़ेगा कहाँ पे गए थे, लेकिन बारामूला की तरफ तो ऊपर नहीं गए होंगे? नहीं, बारामूला नहीं। इधर पुंछ राजौरी की तरफ? नहीं, पुंछ राजौरी भी नहीं। और बोलो। नहीं, अनंतनाग, शोपियां, नहीं, जम्मू, गुलमर्ग और अच्छा श्रीनगर के आसपास? हाँ, श्रीनगर के आसपास थे हम लोग। लेकिन वो जो लोकेशन थी वो एक्चुअली में कोई एक ऐसी, आई थिंक कबीर सर ऐसी लोकेशंस ढूंढते हैं जो बहुत थोड़ी सीनिक होती हैं और जहाँ पे शायद शूट ना किया हो। वो एक पहाड़ था जहाँ पे हम शूट करते थे और 20 मिनट 25 मिनट की ट्रैकिंग होती थी लोकेशन में पहुँचने के लिए। तो वो ऐसे शहर में नहीं थी लोकेशन, हम बाहर कहीं पे शूट कर रहे थे, बट कश्मीर में उस पूरे इलाके में वहाँ पे पहाड़ में जाके हम लोग वॉर सीक्वेंस शूट कर रहे थे, जो 8 मिनट का सिंगल शॉट वॉर सीक्वेंस है, जो अगेन बहुत हाई पॉइंट है फिल्म का। तो उसको शूट करने के लिए हमारे 7 दिन शायद से रिहर्सल्स, हाँ 7 दिन रिहर्सल के गए थे, क्योंकि वो 1 शॉट था। तो उसके 300 सोल्जर्स के साथ हम रोज़ वहाँ पे जाते थे सुबह और रिहर्सल्स करते थे, ताकि वो क्योंकि एक टेक हमें सबको मिलना था और 7वें दिन वो शूट करना था हमें, तो 8वें दिन, तो वो उतने दिन रिहर्सल किया और फिर फाइनली थैंकफुली हमें वो शूट और शॉट मिला जो चाहिए था, क्योंकि हाँ, तो वरना उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो शॉट हो नहीं पाता। आप जितनी दफ़ा एक टेक बोलते हो मुझे आपका प्यार का पंचनामा का टेक याद आ जाता है। हाँ, तो 3 मिनट की स्क्रिप्ट, 4 मिनट, 1 मिनट का जुड़ाव किया स्क्रिप्ट राइटर कार्तिक ने। सारे एक्सपीरियंस भर भर के आ गए डीवाई पाटिल और ग्वालियर के। सर पहली वाली 5.5 मिनट की थी और दूसरी वाली 12.5 पेज थे वो, तो वो बहुत लंबी स्क्रिप्ट थी वो। कैसे रट्टा मारा? जैसे मतलब कई इसके तरीके हैं, थिएटर वाले पूरा रट लेते हैं, अक्षय कुमार सामने लोगों को तख्ती लटका के खड़ा कर देते हैं, आप क्या करते हो? मैं तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ ना, तो मेरी तो आदत है ना रटने की। एमटेक इन मगिंग टाइप का मामला है। तो वही है, हाँ, पूरा मगिंग हो जाता है। लेकिन हाँ, तो मेरे को डायलॉग्स उस टाइम तो यही था, तो उस हिसाब से याद हो जाते हैं और आई थिंक वो काम आ गई वो चीज़, वो मेहनत वहाँ पे। तो ऐसे एक्सपीरियंस मतलब वो रिलेटेबल चीज़ है बहुत लोगों के लिए, तो कुछ इंस्टेंसेस सबकी लाइफ में रिलेट हो जाते हैं, तो आई थिंक वो आसान भी। आई रिमेंबर जब ये फिल्म आई थी, लवरंजन बता रहे थे कि कैसे ही वॉज नरेटिंग द फिल्म और कुमार मंगत ने कहा कि ऐसा थोड़ी होता है, एंड फिर उनको कहीं जाना था, उन्होंने वाइफ को कॉल किया और एग्जैक्टली वही चीज़ें हो रही थी। कितने दिन के लिए जाना है, कहाँ पैक करना है, वगैरह वगैरह। उस फिल्म को बहुत प्यार और बहुत नफरत मिली। जी, मुझे तो प्यार ही पता है। यू आर फैमिलियर ऑफ दैट हार्श क्रिटिसिज्म? सर वो अभी मतलब मैं कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और मैं एक हर फिल्म में तो अब पूरी तरह से पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले करना वो नहीं, मतलब उससे वो चीज़, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि आई थिंक चाहे वो प्यार का पंचनामा हो, चाहे उसका सीक्वल हो, वो वैसी फिल्म है जो एक वर्ल्ड की फिल्म है। वो उसको आप ये नहीं बोल सकते कि ये सबकी कहानी है, ये किसी भी कैरेक्टर की कहानी हो सकती है। मैं किसी फिल्म में अगर विलेन प्ले कर रहा हूँ तो मैं रियल लाइफ में विलेन नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर हर फिल्म की एक ओवरऑल पॉलिटिक्स भी होती है, इस पे बहुत डिबेट होती है, जी, चाहे वो वही। एनिमल हो, सोनू के, हाँ, टीटू की स्वीटी हो, तो आई थिंक वो होता है एंड यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और आपको सोचना पड़ता है कि ऐसे हाँ। आपको पिंच ऑफ सॉल्ट लगा जब लवरंजन ने रणबीर कपूर को कास्ट कर लिया अगली फिल्म में? नहीं, मुझे उनने बताया था, तो इन्फॉर्म किया था कि डिस्कस किया था? हाँ, उन्होंने मुझे नहीं इन्फॉर्म किया था। हाँ, तो उन्होंने Have you noticed this about yourself? जब आपको बहुत सोच के पॉलिटिकली करेक्ट जवाब देना होता है तब आप आई कांटेक्ट खत्म कर लेते हैं। नहीं सर, मैं शायद सच बोल रहा होता तो मैं आई कांटेक्ट नहीं। See, again. नहीं, उन्होंने मुझे बताया था और आई थिंक उनके अपने रीजंस रहे थे जिसकी वजह से वो फिल्म। वैसे भी ये मुमकिन नहीं कि हर डायरेक्टर सारी फिल्म। हाँ एग्जैक्टली, मतलब उन पे भी ऐसा
ये आई थिंक हम लोग अगर अब दोबारा वापस से काम करेंगे तो उसका और भी मज़ा आएगा। कंफर्ट बन जाता है। बहुत ज़्यादा कंफर्ट है मुझे उनके साथ काम करने में, और उनको भी वो कंफर्ट है मेरे साथ। तो आई फील वो रिलेशनशिप में कभी ऐसा दरार नहीं आया। मैं हालांकि पॉजिटिव ज़रूर होता हूँ अपनी टीम को लेकर, अपने डायरेक्टर्स को लेकर, लेकिन तो वो जब सुनते हो तो टीम और डायरेक्टर्स को लेके नहीं सर, सिर्फ वही। क्योंकि मुंबई में आपको जानने वाले और थोड़ा जान के बहुत ज़्यादा जानने का दावा करने वाले हाँ भी आपकी पॉजिटिवनेस के किस्से सुनाते हैं। सर, मुंबई में किस्से चलते रहते हैं हर चीज़ के। मुझे तो अभी बस यही पता है कि मैं अपना उनमें से कुछ किस्से करण जौहर के टॉक शो में भी डिस्कस होते हैं। सर अभी घूम फिर के हम करण जौहर के उस पर आ जाते हैं, लेकिन नहीं मैं बिल्कुल घूम फिर के नहीं आ रहा हूँ, बात चली तो नहीं, मैं देखिए सर, मैं जेन्युइनली मैं इन सब चीज़ों में बहुत, मैं नहीं बोलता हूँ कुछ, मैं साइलेंट रहता हूँ। कुछ बोलेंगे फिर हेडलाइन बनेगी, फिर कहाँ कहाँ बोला जाए। करेक्ट। विशेष सर्कल है। मुझे एक बात बताइए कार्तिक जी कि हम जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं और वो ख़त्म हो जाता है, एक उसकी मियाद होती है, हमारे साथ कुछ रह जाता है। जैसे मैं 5 जून 2024 को आपके साथ ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब से ठीक 24 घंटे पहले ये न्यूज़ रूम गुलजार था, यहाँ शोर शराबा था, नेशनल इलेक्शन रिज़ल्ट आ रहे थे और उसकी एक याद रह गई, एक थकान, एक याद। आपके साथ ऐसा होता है जब एक प्रोजेक्ट पूरा होता हो तो कोई पर्टिकुलर एनेक्डोट, कोई सलाह, कोई पहनी हुई कमीज़, कोई वाकया, कुछ खाया, कुछ ऐसे होता है कि कुछ रह गया साथ जिस्म पर या दिमाग के जिस्म पर? मेरा पूरा लाइफस्टाइल आई थिंक चंदू चैंपियन से चेंज हुआ है। वो मेरे दिमाग में रह गया है, और आई थिंक मैं अपने लाइफ को या अपने हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी देने लगा हूँ उसकी वजह से। आई थिंक इससे पहले मैं थोड़ा सा इंसोमनियाक सा था। मुझे इंसोमनियाक से भी ज़्यादा मैं बहुत सोचता था, तो मुझे नींद आ भी रही है तो भी मैं बस सोचता रहूँगा कि अगले दिन क्या करना है, या ये अच्छा ये ऐसे ये सीन ये करूँगा, या जो भी थॉट्स आते रहते हैं, और बस जगा रहता था चाहे काम हो ना हो। तो वो एक बहुत अजीब सी आदत बन गई थी मेरी। आई थिंक चंदू चैंपियन जब वो स्टार्ट हुआ तो पहला मेरा चेंज सबसे बड़ा यही था कि स्लीप पैटर्न को ठीक करना। उसके साथ साथ फिर बहुत सारी चीज़ें थी कि पेशेंस और ट्रेनिंग्स एंड ये सारी चीज़ें तो आती हैं, लेकिन आई थिंक अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल में ढालना वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट उस टाइम हो गया था, और अब भी उसके बाद भी वही लाइफस्टाइल मैं प्रॉपर्ली फॉलो करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो कौन कौन सी चीज़ें रह गई साथ में? जैसे स्विमिंग कंटिन्यू कर रहे हैं? मैं बॉक्सिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ। स्विमिंग हफ्ते में एक बार कर लेता हूँ, लेकिन बॉक्सिंग में जेन्युइनली बहुत कंटिन्यू कर रहा हूँ। और ऑफ कोर्स वर्कआउट्स तो होते ही हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज के दिनों में कोई स्पोर्ट्स, कोई गेम? मैं फुटबॉल बहुत खेलता हूँ, और तब भी खेलता था, और क्रिकेट भी बहुत खेलता था। तो फुटबॉल क्रिकेट मैं बहुत खेलता था, लेकिन मैं स्पोर्ट्स में एक्चुअली मैक्सिमम स्पोर्ट्स खेलता था। मैं बैडमिंटन भी खेलता हूँ, बीच में मैं टेनिस भी चालू किया था, तो टेनिस भी काफ़ी खेलने लगा। मुझे स्पोर्ट्स का शौक़ है, लेकिन बस ये संजोग की बात है, कोइंसिडेंटली इस फिल्म में जो भी स्पोर्ट्स थे वो मैंने कभी नहीं किए थे, या वो स्विमिंग हो या बॉक्सिंग हो या दंगल हो, ये तीनों मेरे लिए बहुत नए प्रकार के स्पोर्ट्स थे। एक निहायत पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ। हम सब के अंदर अलग अलग किस्म के डर होते हैं जी, और जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं जी, वो उन डरों को मैग्नीफाइंग ग्लास से कभी कभी देखने लगते हैं। जी, आपको पानी का भी डर था, जी। कैसे ओवरकम किया? इफ़ यू कैन शेयर योर पर्सनल मैकेनिज्म। आई थिंक सर बहुत सेल्फ बिलीव रहा, और बहुत ये मैं कैमरे पे जिन्हें प्रणाम करता दिख रहा हूँ, सर आप प्लीज़ आ ही जाइए। ये इस देश के मशहूर डायरेक्टर आई एम सॉरी, मैं कबीर खान साहब हैं। आराम से बैठ के सुन रहा अरे सर ललन टॉप है, थैंक यू। कैसे हैं आप? सो गुड टू हैव यू इन आवर न्यूज़ रूम। हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक आपके तो मैं सुनते रहते हैं बहुत। अच्छा, आप जानते हैं ललन टॉप है दुनिया में? आप भी जेएनयू के हैं, मैं भी जेएनयू में पला बड़ा हूँ। यस, जेएनयू कनेक्शन। बिल्कुल Very तो माय फादर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग प्रोफेसर्स ऑफ जेएनयू पॉलिटिकल साइंस में, प्रोफेसर रशीदुद्दीन खान। ऑफ कोर्स, जी, तो मैं तो उत्तराखंड में रहते थे। यू आर वन ऑफ अस। हाँ बिल्कुल।
वाह, Good to see you. Please. जब बहुत पढ़ाई करते हैं तब जेएनयू जाते हैं। सॉरी, मैं इसकी टांग खींच रहा था कि खुद ही बता रहा था कि मैं डीवाई पाटिल चला गया क्योंकि मुझे इंडस्ट्री में जाना था, पर आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। अच्छा चलो चलो I think देख लिया था कि मैं बैठ गया। हाँ, ये भी हो सकता है, और क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन वाले भी बैठे हुए थे तो नहीं, it was been a great journey. Please आप कंटिन्यू, मैं वहाँ से सुन रहा हूँ ना। जी, आराम से please. बैठिए। हाँ, आपके जवाब चल रहे थे फियर मैकेनिज्म। मुझे पानी का बहुत फियर था। आई थिंक बहुत इन द सेंस कि डीप वाटर में कई बार ऐसा होता है ना, स्विमिंग पूल अगर बहुत डीप है तो आप अगर कहीं बीच में आ गए तो आप इधर से उधर तक थक ना जाओ जाते हुए, या बहुत अजीब अजीब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें ऐसा लगता था कि मैं स्विमिंग तो कभी किसी फिल्म में क्या वही छोटी छोटी चीज़ें बता दीजिए, वो क्या ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, फियर पॉइंट्स? आई थिंक ये आता है, जैसे स्विमिंग को स्पेसिफिकली मैं बताऊं। हाँ, आई थिंक डीप वाटर में जाना, डीप वाटर में मैं कैसे ज़्यादा देर तक ऊपर रह पाऊंगा कि अंदर तो नहीं डूब जाऊंगा, और अगर अंदर चला गया तो कितनी देर तक सांस रोक सकता हूँ, ऑल दोज थिंग्स आई थिंक। एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रोफेशनली फ्री स्टाइल या कोई भी तरीके की स्विमिंग सीख पाऊँगा प्रॉपरली, बिकॉज मैंने शायद से बहुत पहले शायद ट्राई किया होगा, लेकिन मैंने कभी उसको पूरी तरह से कोशिश नहीं की थी उस टाइम बचपन में कभी। तो वो मेरा हमेशा से वो सिर बाहर है और मैं बस ऐसे कुछ कोशिश कर रहा हूँ तैरने की, तो वो हमेशा से मैंने बस उतना ही मेरे को थोड़ा बहुत आता था। इनफैक्ट मेरे जो ट्रेनर जो आए थे सिखाने के लिए, वीर, उन्होंने वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते बाय द वे, तो उन्होंने जब पहली बार देखा मुझे तो उन्होंने सिंपल बात ही बोली कि यू आर हॉरिबल एज अ स्विमर। तो बहुत तो क्या कॉम्प्लीमेंट। तो विदाउट फिल्टर वो सीधा उन्होंने बोल देते। तो वो तो आते ही हौसला बढ़ा दिया। बिल्कुल बढ़ा दिया था। तो मुझे तो और डर लग गया कि अभी मैं कैसे ये चीज़ करूँगा, लेकिन धीरे धीरे आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट। जो वो प्रोसेस था, एकदम बेसिक्स से हमने स्टार्ट किया वो स्विमिंग सीखना, जहाँ किनारे में हाथ रख के और बस वो पैडल मार रहे हैं पैर। अच्छा, शुरू से बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किया, फ्रॉम द बेसिक्स। फिर वो सांस कितनी देर अंदर रोक सकते हो ताकि फिर वो लेफ्ट अंदर सिर जाएगा, फिर राइट से ऊपर, तो ऑल दोज थिंग्स वो सारे बेसिक्स उन्होंने सिखाए। फिर एक एक करके वो बेसिक्स को जोड़ना चालू किया, एंड धीरे धीरे वो शैलो वाटर से डीप वाटर में जाना चालू किया, एंड फिर उसमें स्पीड पकड़ी, और फिर वो स्पीड बढ़ते बढ़ते देन फाइनली हमने जब शूट तक पहुँचे, तो आई वाज एक्चुअली स्विमिंग विथ ऑल द प्रोफेशनल स्विमर्स, ओलंपियंस जो वहाँ पे थे, एंड और वो 15 फुट डीप, आई थिंक 15 फुट कितना था सर, हाँ, तो उतना वो डीप पूरा का पूरा स्विमिंग पूल था। एंड या आई वाज जस्ट फाइन, मतलब मैं आराम से वो चीज़ कर रहा था और मुझे अच्छा भी लग रहा था, मज़ा आ रहा था। बस एक चीज़ नहीं सोची थी मैंने कि उस पूल में हमें 8 से 10 घंटे रहना पड़ेगा, क्योंकि जब आप स्विमिंग सीख रहे होते हो या शायद से कभी compete कर रहे होते हो, आप मैक्सिमम 1 घंटा 1.5 घंटा आप शूटिंग डे पूरा स्विमिंग पूल में रहने वाला है और ठंडे पानी में रहने वाला है। हमने सुनी तो थी कबीर खान की क्रूरता की कहानियाँ, थोड़ा और बताइए। हाँ, 8 घंटे ठंडे पानी में, और सर आप जानबूझ के करते थे ना, अब तो बता दो यार। मुझे जेन्युइनली लास्ट, हाँ देखा मैं लास्ट तक, मतलब वो पूल चेंज होते रहे लेकिन उनका पानी, चाहे वो लंदन का पूल हो, चाहे पुणे का हो, चाहे वाई कहीं का भी हो, पानी ठंडा हमेशा रहता था। कैन वी हैव वन मोर चेयर हियर? इज इट, कैन वी अकोमोडेट? अमूमन बोला जाता है ब्रेक के बाद, पर मैं कहूँगा कि सोफ़ा बदलने के ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं मशहूर बायोटेक्नोलॉजी एक्सपर्ट जो कि गुटखे का ऐड नहीं करते हैं। अरे यार सर, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। आई वांट टू से इट ऑन रिकॉर्ड। किसी भी किस्म के इस तरह के लत वाले नशे का जब मशहूर लोग प्रचार करते हैं, इनफैक्ट मैं ये डिमांड करता हूँ अपने देश के सारे ओपिनियन मेकर्स से कि जब वो गोरेपन की क्रीम या सॉफ्ट ड्रिंक्स ये सब बेचते हैं, दे शुड बी वेरी कॉन्शियस। मैं आजकल लेसन्स इन केमिस्ट्री देख रहा हूँ, इट्स अ वंडरफुल सीरीज एप्पल टीवी पे। तो वो ऐसी करती है, मतलब शी वाज अ वेरी नोन केमिस्ट, शी वांटेड टू बी अ साइंटिस्ट, तो वो
फूड शो कर रही है तो वो सबसे पहले डिस करती है कि इसमें तो ये लिखा है आप अपने बच्चे को खिलाओगे क्या, इसमें तो ये होता है। जैसे यू सेट या कबीर सर सेट की अब तो ये बहुत कॉन्शियस हो गया है रसमलाई को लेकर भी। आपको पता है इनके शहर में एक बहादुरा का लड्डू मिलता है, इन्होंने खिलवाया कभी आपको? हाँ, जब गए थे ट्रेलर लॉन्च के लिए। भयंकर मीठा होता है। घी से भरा भरा लबालब। हाँ, घी तो ठीक है आदमी पचा ले, लेकिन चीनी, अखंड चीनी एकदम पूरा बोरा उड़ेल देते हैं। हमने सब जो भी वहाँ पे आए थे ट्रेलर लॉन्च पे उनको बहादुरा के लड्डू ही दिए थे, तो ताकि वो एकदम ही स्वीट रहे। मौज लेकिन गुरु बहुत आती, अपने मोहल्ले अपने शहर में उतरो, हाँ एयरपोर्ट से बाहर निकलो और लौंडे दे गेंदे की माला, दे गेंदे की माला। बहुत वो इतना फर्क पड़ जाता है। मैं वही बोल रहा था कि हम लोग जब कभी बॉम्बे में करते हैं ट्रेलर लॉन्च तो भीड़ तो चाहिए होती है, बट ऑनेस्टली आधे तो भाड़े के होते हैं। प्लीज से तो वो आते हैं, हम उनको बोलते हैं ये चिल्ला देना, वो चीखते हैं चिल्लाते हैं, थोड़ा कैमरा में कैप्चर। कार्तिक वी लव यू, वो वाली भीड़। कार्तिक भी लव यू वाले नहीं है। मेरे अच्छे। लेकिन ग्वालियर में जब गए और वो स्टेडियम में और जो सारे लड़के आए, सोचिए वो धोनी का फाइनल मैच आईपीएल का चल रहा है, मैं सोचा भाई कौन आएगा, सारे लौंडे आ गए और वहां से कार्तिक भैया, कार्तिक भैया, वो जो मजा था वो बॉम्बे में नहीं मिलता। डॉक्टर साहब के व्यवहारी भी बहुत हैं ग्वालियर में। आप पेरेंट्स से मिले इनके? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे लोग हैं। जी जी। अच्छा आप मिले हैं? हैं? आप मिले हैं? नहीं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो अच्छे लोग होंगे। कृतिका भी अच्छी होगी। ब्लैक शीप, ये ब्लैक शीप है। मैं रिवर्स। वो अच्छे लोग हैं। बाय कार्तिक आर्यन। मैं कभी भी कास्टिंग एक्टर की पिछली फिल्मों को लेके नहीं करता हूँ। अगर वो होता तो सलमान बजरंगी नहीं होता, फिर वो मैं टाइगर अभी तक 6 बना चुका होता, या जॉन न्यूयॉर्क में नहीं होता। मेरे को एक मज़ा है कि मैं जब मिलता हूँ एक्टर से, और मैं कार्तिक से मिला तो कहाँ मिले? किसी हम डिनर पे मिले। मेरे को डिनर पे मिलते, मैंने सोचा कि आधे घंटे की मीटिंग होगी, खा पी के निकल लेंगे। यू टेक्सटेड हिम? नहीं, वो इट हैपेंड थ्रू द मैनेजर्स, हमारे एक्चुअली कॉमन मैनेजर्स भी हैं, तो ऐसी बातचीत चल रही थी। मैं फिल्म ख़त्म कर चुका था, कार्तिक से मिलना चाहिए, तो कार्तिक से मिले हम। तो वो 2 घंटे की मीटिंग हुई फाइनली। मुझे नींद आने लगी, इसलिए, ये तो सोता नहीं था उस ज़माने में। तो मैं तो सोता था 12 बजे। तो लेकिन बहुत सब लोग सो जाते हैं 12 बजे। नहीं, ये नहीं सोते, ये सब ज़्यादातर सारे स्वस्थ लोग। ये 4 बजे सोते थे उस ज़माने में। तो वो एक जो मुझे क्या कहते हैं बॉयश एंथुजियाज्म जो मुरलीकांत पेटकर के कैरेक्टर में चाहिए था ना, वो कार्तिक में था। और एक और चीज़ जो अभी तक मैंने एक्चुअली कभी कार्तिक को बोली नहीं है, लेकिन एक मुझे बहुत अच्छी लगी वो चीज़ कि मैं मिला कार्तिक से जब आई थिंक भूल भुलैया 2 रिलीज़ हुए, कुछ 15 दिन हो चुके थे और वो ब्लॉकबस्टर बन चुकी थी। तो इतने साल हो गए हैं मुझे इंडस्ट्री में, अगर किसी एक्टर से आप उनके ब्लॉकबस्टर के बाद मिलो तो भाई 1 घंटा पहले पिक्चर की बात करो, सुनो, फिर आगे बढ़ो। अच्छा, 2 घंटे में कार्तिक ने 1 सेकंड के लिए भी भूल भुलैया 2 की बात नहीं करी। सिर्फ हमारे सब्जेक्ट के बारे में, हम क्या करना चाहते हैं, और 2-3 आइडियाज़ डिस्कस करे थे। हाँ, सिर्फ ये नहीं था, इट वाज जैसा कहते हैं ना एक्सप्लोरेटरी मीटिंग थी। ये नहीं कि मैं चंदू चैंपियन ऑफर करने गया था इनको। मैंने बोला था कि मिलते हैं, देखते हैं क्या आता है, क्या केमिस्ट्री बनती है। बिकॉज मैं बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ कि डायरेक्टर और एक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेटर्स होते हैं, और सिनेमा बहुत ही कोलैबोरेटिव मीडियम है। वो केमिस्ट्री ना बैठे, आइडियोलॉजी गलत बैठे, मैं तो नहीं रह पाऊंगा 2 दिन भी किसी के साथ जिसकी आइडियोलॉजी विपरीत हो जाए। When you say ideology, what do you I mean? mean everything. I don't mean only politically. Politically, yes, of course, is also very important. But when I say ideology, it means, see, हर चीज़ ही political होती है ना। जिस तरीके से मैं एक औरत को फ्रेम करूँगा, जिस लेंस से फ्रेम करूँगा, वो मेरी पॉलिटिक्स बता रहा है, ठीक है। जिस तरीके से मैं डायलॉग लिखूँगा, चाहे वो रसमलाई के बारे में हो, उसमें मेरी पॉलिटिक्स आएगी। मैं हर चीज़, मैं ऑफन सेड दिस, हमारी इंडस्ट्री में बहुत टाइम लोग कहते हैं कि भाई हम ए पॉलिटिकल है। मेरे को समझ में नहीं आता, ए पॉलिटिकल वो पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, हम नहीं हो सकते ए पॉलिटिकल। पर इसको बनाने वाला नहीं है, क्योंकि उसने भी एक कॉल लिया कि ब्लैक देना है और सिल्वर प्रिंट कराना है। तो और मैं तो कहता हूँ, जब आप ये बोलते हो कि आप ए पॉलिटिकल हो, यही पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ट्रू। ऑल्सो इट्स रीकिंग ऑफ प्रिविलेज, कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता ना कि
कितने का क्या दाम है, पेट्रोल कितने का है, ये है नहीं है। हम तो प्रिविलेज लोग हैं ना, अमीर लोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी छोटे से हिंड्रेंस को बाईपास कर सकते हैं। तो हम वो कह सकते हैं कि हाँ हम तो ये पॉलिटिकल हैं। बट पॉलिटिक्स इज सो बोरिंग या यू नो। और पॉलिटिक्स को वही है, अनफॉर्चुनेट पॉलिटिक्स को बहुत नैरो लेंस से कौन जीत रहा है, कौन रूल कर रहा है, हाँ, तक, वो हाँ। थोड़ी ना पॉलिटिक्स होती है। हर चीज पॉलिटिक्स। मैं आपके साथ ये इंटरव्यू करने आ रहा हूँ इज अ पॉलिटिकल थिंग। सबके साथ मैं नहीं जाऊंगा, कुछ लोग हैं जिनको मैं बोल दूंगा अपनी टीम को कि नहीं मुझे नहीं करनी बात, मुझे पता है कि फायदा ही नहीं होगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो इन नॉट दैट वी डिस्कस ऑल दिस, लेकिन एक आ जाता है ना, एक सेंस आ जाती है एक इंसान के बारे में। सो दैट कंफर्ट केम एंड देन वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। उसके बाद हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया, फिर नरेशन किया, फिर बात शुरू हुई कि सबसे पहले तो बाल कटेंगे और 39% से 7% जाना पड़ेगा। ये सब बाद में आया। ये आपका बयान है जी। तुमको विद्या रानी कसम है गुरु। हमको पता है तुम अंग्रेजी मीडियम के पढ़े हो, फिर भी देसी कसम चढ़ा रहे हैं। हाँ बोलिए। ऐसे था 2 घंटे में, कबीर खान को तो इम्प्रेस करना ही है। सलमान खान की फिल्में बनाते हैं, मेरे को अगर सुपरस्टार बनना तो होता है ना, सबका ड्रीम होता होगा जो मुंबई में है कि यार ये 5 डायरेक्टर हैं, इन्होंने कास्ट कर लिया। हाँ अब उनका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि 2 बार ले चुका हूँ। कितनी कॉफी पिएगा आदमी शाम को? बीपी हाई हो नहीं, वैसे भी बीपी हाई हो जाता है, गर्मी में कॉफी कम पीनी चाहिए। तो कितना कोशिश कर रहे थे इम्प्रेस करने की। जैसे अभी तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई, जैसे वो बगल में आके बैठे ना, मौत साहब है बगल में, कोच साहब है, बिल्कुल एकदम। देखिए मैं मतलब ऑफ कोर्स जब आप ऐसे किसी इंसान से मिलने जा रहे हैं जिनके आप फैन, मैं इनके काम का बहुत बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ। मुझे बजरंगी भाईजान या न्यूयॉर्क या इनकी फिल्में बहुत बहुत पसंद है। और उस टाइम वेरी अनयूजुअल कास्टिंग। हाँ इनफैक्ट मैं श्वेतांग कहाँ है, श्वेतांग शेखर प्लीज कम फॉरवर्ड। ये कबीर साहब जी, इनका हमारे न्यूज़ रूम में बड़ा मजाक उड़ा। आइए आगे आइए। ये श्वेतांग शेखर हैं, सिनेमा के डिप्टी हेड हैं, गजेंद्र को असिस्ट करते हैं। तो ये हमेशा लड़ते रहते हैं। ये कहते हैं दुनिया का सबसे अच्छा एक्टर सलमान खान है, अच्छा। विद ऑल सिंसियरिटी। तो हम लोग कहते हैं यार सलमान खान स्टार तो है पर एक्टर, फिल्म बताओ किसमें एक्टिंग की है? तो ही सेज बजरंगी भाईजान, उससे अच्छी परफॉर्मेंस आज तक किसी की नहीं है। सो नाउ आई वांट टू से इट ऑफिशियली कि सलमान की है तेरे नाम में है, सुल्तान में। अरे देखिए तो तेरे नाम सुल्तान बहुत कर्रा वाला होता है ना, बिल्कुल एकदम गोदना गुद वाले। ये वो वाला कर्रा वाला फैन है। सलमान का यही है, इस किस्म की फॉलोइंग है उनकी, इस किस्म की। अरे तू ऐसे चाहती तो थोड़ी पेट छिपा रहे। वो पार्ट सलमान का नहीं लिया आपने, जिम वाला पार्ट। नहीं इसने सुल्तान का वो वाला पार्ट ले लिया ना जिसमें पेट था। हाँ बस ठीक है सर। यस कार्तिक प्लीज। सर आर यू ट्राइंग टू इम्प्रेस कबीर खान? सर मतलब ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं कबीर सर को मिल रहा था उस टाइम। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं इनके फिल्म का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मुझे एक्चुअली में लगता है कि ये कुछ एक ऐसी परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं एक एक्टर से जो एकदम अनएक्सपेक्टेड सी निकलती है। एंड आई वाज होपिंग फॉर द सेम। और जब हम लोग ने वो पहली मीटिंग की तो जिस तरीके से वो एक्चुअली में मीटिंग बहुत बस वो मिलने लायक थी कि हाँ हम लोग 15-20 मिनट बात करेंगे या 25 मिनट, मुझे भी नहीं पता था कि क्या बात करेंगे एक्चुअली, क्योंकि आइडिया ही नहीं था। बट वो चलते चलाते 2-1 घंटा हम बात करते रहे और फिर कुछ आइडियाज सर के। कहाँ बैठे थे आपके ऑफिस में? नहीं रेस्टोरेंट में मिले। मैरिड में। हाँ मैरिड में मिले। मैरिड जूहू जी। हाँ हिंदी इंडस्ट्री का गढ़ है। पहले सन एंड सैंड हुआ करता था, अब खिसक के मैरिड आ गया। एक्चुअली अब नहीं रहा। हाँ अब नहीं रहा। क्या सोहो हाउस हो गया। हाँ पर सोहो में भी बहुत भीड़ हो गई है। हाँ सोहो में भी बहुत भीड़। ये बहुत ही निखालिस बम्बैया फिल्मी इंडस्ट्री की बातचीत है, माफ करिएगा जी। सही तो हम लोग ऐसे 3 लोग बैठे होते, अब तो सो हो गए। तो उससे फिर 2-1 घंटे की मीटिंग हुई और बहुत एक्चुअली बहुत
बातें जो हो रही थी उस टाइम, आई थिंक बहुत आइडियाज़ भी उसके डिस्कशन चल रहे थे, तो मेरे को बहुत एक्साइटिंग लगा, इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे एक्चुअली लगा कि चलो सर शायद काम तो करना चाहते हैं मेरे साथ, तो वो थोड़ा सा मेरे दिमाग में आ गया था उस लेकिन मीटिंग वही में। है कि जो इम्प्रेस किया कि वो इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, एक्टिंग तो वो थी, तो हो सकता है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन वो मैंने पकड़ा नहीं। नहीं, लेकिन मैं जेन्युइनली मैं वहाँ पे मैं बहुत खुश था कि मुझे ये मीटिंग हो रही थी और ये डिस्कशंस हो रहे थे, मैं उस बात से बहुत खुश था। और मैं ये ना जब बात करते हैं ना तो इतनी लॉजिकल और डिटेल के साथ बात करते हैं कि आप ऑटोमेटिकली उन बातों पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हो। तो मेरे अराउंड ऐसा दिमाग में कुछ और चल ही नहीं रहा था कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, मैं बस सुन रहा था मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और उन्हीं के जो सर के आइडियाज़ थे उन पे रिएक्शन दे रहा था ज़्यादा से ज़्यादा कि क्या या डिस्कशन कर रहे थे हम लोग। तो वैसा पहले वाली मीटिंग रही हमारी, और फिर उसके बाद और मीटिंग्स हुई। इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश रहती है सेट पे, या जो है कट टू कट बहुत रहती है, हाँ बहुत। और मैं फर्म बिलीवर हूँ इसमें कि बहुत होमवर्क करिए, बहुत रिसर्च करिए, दबा के प्लानिंग करिए लास्ट डिटेल तक, लेकिन इम्प्रोवाइजेशन को मत मारिए। और मैं एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी जब आप एज अ डायरेक्टर थोड़े से सक्सेसफुल हो जाते हैं तो लोगों को लगने लगता है कि इनको कुछ मालूम है जो हमें नहीं मालूम है, जबकि वो बात नहीं होती है। कभी कभी आपकी चीज़ें मतलब बैठ जाती हैं करेक्ट नोट पे। तो जब कुछ यंग एक्टर्स होते हैं या थोड़े से न्यू कमर्स होते हैं, मैं पहले टेक से ना मैं भाग जाता हूँ। वो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये यार कुछ बता ही नहीं रहा डायरेक्टर। मैं इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ क्यों, हो सकता है उस एक्टर वो कुछ सोच के आया है अपनी तरफ से, और मैं शॉट से पहले बोल दूँ ऐसे करना, तो बोलेगा भाई ये तो बोल रहा है वो छोड़ दो नहीं तो जूते पड़ेंगे। तो मैं पहला टेक ऑनेस्टली डायरेक्ट नहीं करता हूँ, मैं बहुत रीडिंग्स करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कॉन्टेक्स्ट, पूरी फिल्म का बैकड्रॉप, बैक स्टोरीज, कैरेक्टर क्या है, मोटिवेशन, सब कुछ कर दूंगा। बट पहले टेक से पहले ये नहीं बोलूँगा इसको ऐसे करना। देन आई सिट लाइक एन ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ द मॉनिटर कि अब ये कुछ करेगा। और कभी कभी ऐसी चीज़ वो एक्टर लाता है जो आपने कभी सोची भी नहीं है। सो व्हाई विल आई स्टॉप दैट फ्रॉम कमिंग। सो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुनो सबकी, अल्टीमेटली आई डू व्हाट आई वांट टू डू, लेकिन वो एक चीज़ एक थॉट ट्रिगर कर देती है विच कैन बिकम रियली ट्रूली मार्वलेस, बिकॉज सडनली एक नई चीज़ आ जाती है। Does it vary from actor to actor? Because Hugely. I'm tempted to ask. Only probably Kabir Khan can manage this. कि एक ही फ्रेम में गिरीश कर्नाड, what a wonderful artist. रोशन सेठ, Roshan Seth. सलमान। You said Salman. I didn't say. नहीं, but you know why? Because these are very conscious decisions. I believe कि देखिए हम जब इनफैक्ट खूबी भी यही है कि आप बहुत मतलब सो कॉल्ड आर्टिस्ट एंड सो कॉल्ड स्टार्स एंड देन द वे यू कम द डिफरेंट वर्ल्ड्स। क्या होता है कि आई एम अ फर्म बिलीवर कि मैं मेन स्ट्रीम सिनेमा बनाता हूँ। मैं जब डॉक्यूमेंट्री से सिनेमा में गया, मैं बहुत क्लियर था कि मेरे को मेन स्ट्रीम सिनेमा बनाना है। मैं थोड़ा सा, ये आप समझेंगे जो बॉलीवुड वाले कनेक्शन वाले नहीं समझेंगे, मैं IIC सिंड्रोम से थोड़ा थक चुका था। ठीक है कि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, IIC में 500 लोग आए, वही 500 लोग हर हफ्ते आते हैं, वो ऑलरेडी दे आर ऑन द सेम सेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी और सब थपथपाया, बहुत बढ़िया बार चले। कहानी गई कहाँ, किसने देखी? मेरे को ये समझ में आ गया था जब मैं डॉक्यूमेंट्री बना, यार कहानी इस मुल्क में सुनानी है तो बड़े पर्दे पर सुनाओ, मेन स्ट्रीम सुनाओ। वो मैं जैसे सलमान इज़ द कैरियर ऑफ द स्टोरी ऑफ बजरंगी भाईजान। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सलमान के बिना बजरंगी भाईजान सक्सेसफुल नहीं होती, वो बहुत खूबसूरत कहानी है और वो सक्सेसफुल होती, लोग उसको देखते, लेकिन वुड इट बिकम द मॉन्स्टर हिट ऑफ आवर इंडस्ट्री दैट इट इज़ टुडे विदाउट सलमान? नो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ही इज़ द कैरियर। लेकिन दुनिया क्रेडिबल बनाने के लिए मुझे लाना है गिरीश कर्नाड, रोशन से, जो लोग इनके आसपास कभी थे ही नहीं। रणवीर शौर्य, गिरीश कर्नाड और रोशन सेठ जब एक था टाइगर में आते हैं, सडनली दुनिया रियल लगने लगती है। यार इस दुनिया में सलमान क्या कर रहा है? दैट इज़ माई थ्रिल। आई ऑलवेज फॉलो दैट। आई डिड दैट इन बजरंगी ऑल्सो। आई थिंक नवाजुद्दीन, ओम पुरी, what they brought to that world is completely unexpected. मैं कार्तिक से पहली मर्तबा मिल रहा हूँ
इनसे ना वो बहुत ही एंथू कटलेट वाली वाइब आती है। मैंने जो बोला ना, वो दैट वाज वन ऑफ द मेन। पर फिर कुछ सीन फिल्म में ऐसे होते हैं जिसमें क्लोजअप है और रोना है, और रोने का ढोंग बड़ा मुश्किल होता है लंबे समय तक, क्योंकि एक टेक 2 टेक में आप कर लोगे, क्लोजअप लगाओगे, मास्टर करोगे, तो हाउ श्योर यू वर कि इस पे बहुत काम करना पड़ेगा? क्योंकि हमने इनको वैसे रोल्स में देखा है, पति पत्नी और वो सोनू के कीटू की स्वीटी, हाँ वो सब की हंसी मजाक, और उसमें थोड़ा सा पैनिक, थोड़ा सा गुस्सा, गर्लफ्रेंड से लड़ दिए, गर्लफ्रेंड डांट दिया, बेबी, नोनू सोनू वाली गल्ला नो। पर ये एक पीरियड फिल्म है, इस आदमी पे बहुत बीती है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, एक तो आई कांट वेट टिल द 14th व्हेन यू सी व्हाट ही हैज़ डन, एंड ऑल आई कैन से इज ही इज नोन एज अ मोनोलॉग बॉय. His silences in Chandu will speak louder than his monologues in other films. आज तुम एक रसमलाई एक्स्ट्रा खा लेना। नहीं, लेकिन बहुत ग्रेविटास है. वो कहाँ से आया, होमवर्क से आया, कहाँ से आया, वो सरप्राइजिंग था वो डेप्थ एंड एक्चुअली मैच्योरिटी ऑफ परफॉर्मेंस जो आप बोल रहे हैं ना, क्योंकि हमने एक फैसेट देखा है कार्तिक आर्यन का, विच इज़ ग्रेट, वेरी इंजॉयबल, लवेबल, एंडियरिंग, एंड देन सडनली एक रियल कैरेक्टर जो ऐसे सिचुएशन से जा रहा है, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन से आदमी को गुजरना पड़ेगा, उसको पोर्ट्रे करना विद कन्विक्शन एंड एज यू सेइंग वो झूठ पकड़ी जाती है. सो 14th is when I'm really excited to show the world, and I hope to have this conversation with you after that. Sure. तो मैं ग्लिसरीन भी यूज़ नहीं कर पाता हूँ. हाँ? मैं ग्लिसरीन यूज़ नहीं होता मुझसे. इसने ना स्टेरॉइड यूज़ करे ना ग्लिसरीन. ये बहुत लेयर्ड स्टेटमेंट लग रहा है. नहीं, क्योंकि ये प्रॉप्स हैं, ये बहुत इजी प्रॉप्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, जो ज़रूरत भी पड़ती है. मतलब एक्चुअली जो कार्तिक ने किया 1.5 साल में, सब नहीं कर सकते हैं. मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि क्योंकि मैं भी काफ़ी फिटनेस एंथुजियास्ट हूँ, मैं ज़िंदगी भर स्पोर्ट्स खेला हूँ, फिटनेस में मेरे को मालूम है कि बॉडी बनाने में कितना टाइम लगता है, मेंटेन करने में कितना टाइम लगता है. और स्टार्टिंग पॉइंट जो कार्तिक का था, 39% ओबिसिटी होती है. ये नहीं कि प्लम्पनेस नहीं होती है, ओबिसिटी होती है. वहाँ से आप 7% पे आ रहे हैं. 7 से नीचे जाएँ तो आप हॉस्पिटल जा सकते हैं. ये एक्सट्रीम आपको बिना स्टेरॉइड्स के फ़ायदा सिर्फ एक रहेगा. आप फिल्में देखते हैं, एक्शन फिल्में देखते हैं, हीरोज़ को देखते हैं, रिपलिंग मसल्स, सब कुछ, मतलब नसें फट रही हैं. 6 महीने देखते हैं, बोलते भाई ये कहाँ गया. बट बिकॉज इज नॉट यूज स्टेरॉइड्स, ये कहीं नहीं जाने वाला. ये अब जिंदगी भर इसके पास है, एज लॉन्ग इज डजंट ईट हिज रसमलाई. तो ये लॉन्ग टर्म है. अब ये जिंदगी बन गई है कार्तिक. एकदम मन हो रहा है. हाँ सर, मैं करके दिखाऊंगा. चलिए, फ्लोर इज ओपन. क्वेश्चंस प्लीज. हाय कार्तिक, आज ही खबर आई है कि सूरज बड़जात्या की फिल्म में आप प्रेम बनने वाले हैं. ये वही फिल्म है शायद जो पहले सलमान खान करने वाले थे. क्या ये सच है? आज ही हम पढ़ रहे थे खबर. नहीं, मैंने अभी पढ़ी नहीं है. आपको पता होगा. हाँ, हमारे यहाँ जब कोई रिप्लाई देने के पहले पॉज लेता है तो वो यस की तरह सुना जाता है. अच्छा, तो अगेन अ पॉज. नहीं, मैंने अच्छा भी बोला तो भी बोला. मैंने वर्ड्स यूज़ किए. मुझे लगता है कि बहुत सारी न्यूज़ आती हैं और एनडीए साइन कर दिया है क्या आपने? कुछ भी साइन नहीं किया सर, कुछ भी साइन नहीं किया. और बात कंफर्म हो गई है. हाँ, नहीं कंफर्म भी कुछ भी नहीं कंफर्म किया. मैं जेन्युइनली अभी सिर्फ चंदू चैंपियन पे ध्यान दे रहा हूँ, और मुझे एक्चुअली में ये पता भी नहीं था कि ऐसा कोई न्यूज़ है. मैं तब से यहीं पे बैठा हूँ. अगर आपको ये पता नहीं था कि न्यूज़ लीक हो गई है? नहीं, ऐसी कोई न्यूज़ है. तो जैसे चंदू चैंपियन जब बड़ी हिट हो जाएगी, हाँ, तो जैसे भूषण कुमार आपके लिए मैक्लॉरेन जीटी लाए, इनसे कौन सी कार लेंगे? देखते हैं अभी कितनी बड़ी हिट होती है उसके हिसाब से. मना नहीं किया कार के लिए. ये नहीं कहे, देखते हैं. चलाते कहाँ हो? ट्रैफिक तो इतना है मुंबई में. मैं दूसरी गाड़ी अपनी चलाता हूँ. मैक्लैरेन तो मैंने एक्चुअली बहुत कम चलाई. बहुत कम. वो इतनी कम चलाई कि उसके वो क्या गैराज में रखे उसके मैट में चूहे काट लिए थे उसको. तो उसका बिल ज़्यादा आ गया. लाखों रुपए का वो मैट वापस लाना. बॉय कैन गो आउट ऑफ ग्वालियर, पर ग्वालियर कैन नॉट गो आउट ऑफ. नहीं जा सकता. आपकी न्यूज़ कंफर्म हो गई है वैसे, उन्होंने कर दी है अपने ढंग से. ये
कहाँ आप ये बातें सुन रही जी हैं? मैंने पढ़ा और ऐसा ही आपने हंसल मेहता की फिल्म के टाइम पे भी बहुत पहले कहा था कि नहीं, सुभाष घई साहब की फिल्म के टाइम पे कि नहीं नहीं मेरी तो सिर्फ मुलाकात हुई है, कोई फिल्म नहीं आ रही है, लेकिन वो फिल्म आई चली। तो ठीक है, हम इसे ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना जब तक प्रोडक्शन खुद ही अनाउंस ना करे। मैरिड में मिला था क्या? जी अगला सवाल। तो फिर नहीं। हाय कार्तिक, Hello. आई एम खुशी। जी। सो मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने इतने डिफरेंट टाइप्स के रोल किए, प्यार का पंचनामा से लेके फ्रेडी तक। जी। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा मेंटली ड्रेनिंग और इमोशनली ड्रेनिंग कौन सी फिल्म रही और क्यों? मुझे लगता है, मतलब मैं चंदू चैंपियन बोल सकता हूँ ये, क्योंकि अभी नहीं, हुई है। कोई बात नहीं, नहीं भी बोलेंगे तो कबीर साहब प्रोडक्शन वाले बुरा नहीं मानेंगे। नहीं मैं जेन्युइनली, बट वो आप फिल्म देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। बट चंदू चैंपियन में जो, चाहे वो प्रेप से लेकर उस फिल्म के सीन्स को परफॉर्म करने से लेकर स्पोर्ट्स या फिर अलग अलग एक्शन सीक्वेंसेस, वॉर सीक्वेंसेस, ये सारी चीज़ें मैंने कभी की नहीं थी। और ये मेरे लिए मेरे कंफर्ट शायद से जॉनर से या जिस तरीके की फिल्में मैंने इससे पहले की हैं उनसे बहुत अलग है। तो मेरे लिए बहुत फिज़िकली प्लस इमोशनली बहुत ड्रेनिंग रहता है पूरा प्रोसेस। लेकिन जेन्युइनली मैं इतना वो इन्वेस्ट जो किया मैंने इसमें अपने आप को इमोशनली और फिज़िकली, वो बहुत वर्थ इट था। और एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस फिल्म। ओके, थैंक यू। एक क्वेश्चन मैं कबीर सर से भी पूछना चाहूँगी जी। कि आपने लेटेस्ट ऐसी कौन सी फिल्म देखी है जिससे मतलब आप बहुत ज़्यादा लाइक अफेक्ट हुए हो? लापता लेडीज। कौन सी? लापता लेडीज। लापता लेडी। अच्छा, तुम्हें क्या वो रील कटवानी क्या? एक रील होती है, कबीर खान ने ये 5 फिल्में रेकमेंड की हैं, बता दीजिए भाई साहब, जरा उसको वर्टिकल में शूट कर लेना। हाँ बताइए, 5 फिल्में जो लापता लेडीज एक्चुअली लास्ट फिल्म। मैंने एक्चुअली ज्यादा फिल्में देखी नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है फिल्म मेकर्स की, जब आप अपनी फिल्म बना रहे होते हैं तो दूसरी फिल्में बनाने का टाइम, देखने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन लापता लेडीज जेन्युइनली एक ऐसी फिल्म है जो देखकर बहुत मजा आया। हम लोग को भी देख के अचरज हुआ कि जिस आदमी ने लापता लेडीज लिखी उसी ने हीरा मंडी भी लिखी। अच्छा, सेम राइटर, Dialogues। पता था मुझे। अच्छा, हाय कार्तिक, हाय कबीर। हाय। अभी आप लोग आपने ही बोला था स्टेरॉइड यूज़ वाली बात, ठीक है, स्टेरॉइड यूज़ वाली बात बोली थी। तो क्योंकि आप डायरेक्टर हैं तो एक पर्टिकुलर लुक में लाने के लिए एक्टर को जी। वो आपको लगता नहीं है कि इंडस्ट्री में वो एक बहुत रैम्पेंट यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स है जी। और वो इफेक्ट करता होगा जो ऑडियंस देखने वाली है? आई मीन कार्तिक को देख के भी मेरे जैसे शायद लोग इंस्पायर होते हो कि नहीं यार मेरे को कार्तिक जैसा दिखना है। तो दोनों सवाल है कि वो कितना पॉजिटिव या नेगेटिव या किस वे में उसको लोग ले सकते हैं और आपके लिए कितना हार्ड या ईजी होता हो? हमारे लिए तो बहुत सिंपल था। देखिए, हमारे जो कैरेक्टर हैं मुरलीकांत पेटकर, वो 60s में बॉक्सर थे। आप कहीं भी 60s के बॉक्सर्स, मिडिल वेट बॉक्सर्स की तस्वीरें देख लीजिए, एक बॉडी टाइप आपको दिखाई देता है, लीन मसल्स, वो जो ओवर वैस्कुलरिटी और वो जो सिक्स पैक, वो सब नहीं दिखाई देते हैं। एक्चुअली आजकल के बॉक्सर्स में भी नहीं दिखाई देता है, बिकॉज वो नेचुरल एथलेटिक बॉडीज़ होती हैं। स्टेरॉइड से एक अलग किस्म की बॉडी आती है, थोड़े से ओवर पम्प्ड मसल्स होते हैं। तो एक तो वही था हमें कि यार ये अजीब लगेगा। और दूसरा क्या, जो सारे जो बॉक्सर्स थे अगेंस्ट whom कार्तिक वाज फाइटिंग, वो रियल बॉक्सर्स, स्विमर्स, वो रियल बॉक्स। वो मुझे हमेशा ये एक्चुअली मैंने 83 में सीखा था कि हमारे एक्टर्स के अलावा सब कोई, जैसे 83 में हमारे एक्टर्स के अलावा सारे क्रिकेटर इंटरनेशनल लेवल क्रिकेटर्स थे। तो वो खुद ब खुद प्रेशर होता है टू राइज अप टू दैट लेवल कि भाई अब तो यू फेसिंग देम, आपका बॉडी पोस्चर हैज़ टू बी करेक्ट। सो वो कार्तिक के साथ ऑल्सो आई सेड कि बॉक्सर्स सारे इंटरनेशनल लेवल के होंगे, यू हैव टू फेस अप टू देम। वहाँ फिर मैं हेल्प नहीं करने वाला, एक बार ही रिंग में घुसे तो उनसे लड़ना पड़ेगा और फिर बॉडी भी उनसे कंपेयर की जाएगी। तो वो एक बहुत मेरे को हमने डिस्कस किया था कि यार ये नहीं लिखना चाहिए कि हमारा हीरो जो है वो एक ओवर पम्प्ड बॉडी के साथ आ रहा है और वो थोड़े नेचुरल लीन बॉडीज़ के साथ आ रहे हैं। दैट वर्कड वेरी ब्यूटिफुली फॉर अस इन दिस फिल्म। आई थिंक बहुत टफ था ये करना, और क्योंकि ये टफ चीज़ थी और ये जनरली शॉर्टकट के साथ नहीं करना था कोई भी, तो उसके लिए ही इतना प्रेप टाइम रखा था कि वो प्रेप मोड में जब मैं गया था, जब ये स्किल सेट सीख रहा था, उसी टाइम में ट्रेनिंग भी कर रहा था अपनी, और ये डाइट वगैरह या जो पूरा मेरा फूड का चेंज हुआ था चेन,
ये सारी चीज़ें करने में एक टाइम प्लानिंग की गई थी कि ये 1 साल से 1.5 साल लगेगा इसमें, एंड वो इसीलिए वो थोड़ा टफ था कि वो पूरा पेशेंस वाला गेम भी बहुत था, क्योंकि उसमें रिज़ल्ट धीरे 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 धीरे, और आप फिज़िकल से ज़्यादा आपका मेंटली आप बहुत चीज़ें सोचते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, और अगर वो हो भी रहा है तो एक पॉइंट पे जाके एक प्लेट्यू हिट कर जाता था कई बार कि 25% फैट, बॉडी फैट पे आ गया, अब वो गिर ही नहीं रहा, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता, 1 महीना हो गया, वो उतने पे ही अटका है। तो वो थोड़ा सा उसके लिए फिर हम एक्सरसाइजेस चेंज करते थे, फिर और टफ करते थे कोई एक्सरसाइज, या फंक्शनल ट्रेनिंग में कुछ और एक्सट्रीम चीज़ कर रहे हैं तो फिर वो वापस से वो नीचे जाता था। तो ये चीज़ें थोड़ी सी टफ हो गई, लेकिन उसकी वजह से मेरा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हुआ, उसकी वजह से मैं बहुत नेचुरल तरीके से इस पूरे स्पोर्ट्स वाले जो जोन में फिट होता रहा, और वो चीज़ें आसानी से करता भी रहा। दोनों से एक एक सवाल है। कबीर सर, आपसे पहला सवाल है कि ट्यूबलाइट की आपने सलमान खान के साथ, उसमें शाहरुख के साथ कैमियो था जी, शाहरुख का कैमियो था, शाहरुख के साथ फुल फ्लेज फिल्म कब आ रही है? ये कीवर्ड वाला सवाल है। हाँ नहीं, एक्चुअली नॉट टू मेनी पीपल नो कि जब मैं एज ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर दिल्ली से बॉम्बे पहुंचा था, मैं इंडस्ट्री में किसी को नहीं जानता, सिर्फ एक ही इंसान को जानता था, वो है शाहरुख खान, क्योंकि शाहरुख मेरे सीनियर थे जामिया में, और गौरी मैं एक प्रोडक्शन कर चुका था उनके साथ, वेस्ट साइड स्टोरी, तो वो बहुत करीबी एक दोस्त थी मेरी। तो बातें तो तब से चल रही हैं कि करना चाहिए, लेकिन कभी कोई ऐसी स्क्रिप्ट आई नहीं या टाइमिंग नहीं मैच किया जिससे मतलब हम दोनों कोलैबोरेट कर सके। आई वुड लव टू वर्क विद, आई मीन हु वुड नॉट वांट टू वर्क विद शाहरुख, लेकिन मेरा एक पर्सनल कनेक्शन भी है। बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे, उनके नोट्स भी मैंने लिए थे फाइनल अपने जामिया के। किस सब्जेक्ट के? मैं मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन, MCRC। तो आई डिड वेरी वेल ऑल्सो थैंक्स टू हिज नोट्स। काफ़ी टाइम तक एक्चुअली शाहरुख डिडंट स्पीक मच अबाउट हिज जामिया डेज, बट देन ऑफ लेट he's now been talking about it, and at finally एक I think बजरंगी के लिए एक अवार्ड फंक्शन था where I was getting best director and Shahrukh was giving it, and there he said कि not too many people know he studied from my notes. So शाहरुख के साथ तो हमेशा एक रही है चाहत कि करें काम, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। कार्तिक, कबीर ने बताया, आप भी बता दीजिए आपकी फेवरेट 5 फिल्में। एक ही तो बताई इनने। आप 5 बता दीजिए। ये बहुत मुश्किल सवाल होता यार ये मतलब मैं कुछ चूज करता हूँ, फिर बाद में सोचता अरे यार वो भी बोल देता। आता ही नहीं उस टाइम दिमाग में। दिल चाहता है, बजरंगी भाईजान। ऐसे नहीं, आराम से, वाई दिल चाहता है, इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। पर मैं आपके रीजन जानना चाहता हूँ। आई कैन वॉच इट एनी टाइम, एनी फ्रेम। संतोष सीवन की डीओपी है? दिल चाहता है संतोष नहीं नहीं, अच्छा मैं दिल से, मेरे दिमाग में दिल से, मैं ये दिल चाहता बोल रहा है, मेरे दिमाग में दिल से चल रही, सॉरी। मुझे दिल चाहता है, दिल से भी बहुत अच्छी फिल्म थी, बट दिल चाहता है क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत दिल से तो आप क्या 9 साल के रहे होंगे जब आई थी? हाँ वो तो बहुत 90 बचपन में, बट हाँ तो वो तो एकदम ही, शोले तो इन्होंने देखी नहीं होगी, ये तो उस जनरेशन उस टाइम तो नहीं देखी थी, बट बाद हमारे जनरेशन को सबसे शोले फिर आगे जाती थी। मुझे लगता है क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुली उसमें फ्रेंडशिप दिखाई गई थी, और तो मुझे उसमें, और तीनों दोस्तों की कहानी, उनकी लाइफ और कैसे वो आगे बढ़ती है, वो अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, तो आई रियली, हम लोग को उस टाइम पे ना ये बड़ी नॉन फिल्मी फिल्म लगी थी। हाँ उस टाइम यार ऐसी भी हो सकती है फिल्म जिसमें करेक्ट बहुत ही एफर्टलेस लग रही है, ऐसे ही तो होते हैं, ऐसे ही तो मजाक करते हैं। हाँ कॉन्वर्सेशनल थी, बहुत ही नेचुरल, डायलॉग बाजी नहीं था, डायलॉग प्रोफेशनल था पहली बार, तो वो बहुत अच्छी लगी थी मुझे। फिर रंग दे बसंती मुझे काफ़ी पसंद है। मुझसे शादी करोगी मुझे बहुत पसंद है। बजरंगी भाईजान मुझे बहुत पसंद है। और कितनी बोल दी मैंने, 4 5? इसको बस पन्ना भरना है, मैं भरता जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कौन सी। और मुझे लगता है कोई अदूर गोपाल कृष्णन की फिल्म। अरे यार विराट सिंह नहीं नहीं सर, और बताइए और कौन सी? बासु। बासु जी की तो है बहुत सारी फिल्म है जिनका सॉरी नहीं
कोई हॉलीवुड फिल्म? ब्यूटीफुल माइंड, आई थिंक बहुत खूबसूरत। हाँ Yes, वो फिल्म lovely बहुत film. अच्छी है. वो बहुत सो या वो जो एक ब्यूटीफुल माइंड का anyway, हाँ No, please. The idea is to trigger conversation. Lallin Top is all about that. एक्चुअली क्या है कि जब ये नाम होते हैं ना तो then suddenly लाइक अगर आपने मुझे ये पूछा होता तो ब्यूटीफुल माइंड मेरे दिमाग में नहीं आता, आपने बोला सडनली खुल गया. दीज आर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस टू उस टाइम आंसर. सोचना कि अच्छा कौन सी क्योंकि अच्छा कुछ टाइम एक और मेरे होता है कि जब लोग बोलते हैं ना फेवरेट, मेरे को ये बड़ा मुश्किल लगता है बिकॉज फेवरेट जरूरी नहीं है कि कोई क्लासिक हो. फेवरेट उस टाइम पे उसका असर आप पे क्या हुआ था, हाँ, वो आप यू रिमेंबर दैट एक्सपीरियंस. यू डोंट रिमेंबर कि अरे यार क्या एडिटिंग थी, क्या सिनेमेटोग्राफी so थी. true, कबीर. वो उस टाइम पे क्या असर हुआ था आप पे. वो एंड इन रेट्रोस्पेक्ट व्हेन यू लुक बैक यू माइट से कि यार ये पिक्चर तो बड़ी हल्की है, ये मुझे क्यों अच्छी लगी, लेकिन उस टाइम पे मुझे लगा कि ये दुनिया की बेस्ट फिल्म है. मैं आपको बताऊं, मैंने ज़िंदगी में सिनेमा हॉल में फिल्म रिलेटिवली बहुत लेट देखी, 8th या 9th स्टैंडर्ड में. देयर इज़ अ स्मॉल टाउन बिटवीन कानपुर एंड उरई, मेरी बर्थ प्लेस, कॉल्ड पुखराया. पिछले प्रेसिडेंट वहाँ के रहने वाले थे, वहाँ के पास के. तो मैं अपनी मासी के यहाँ गया था, तो फाइनली हुआ कि मैं फिल्म देखने जाऊँगा सिनेमा हॉल में, और मुझे नहीं पता था सिनेमा हॉल कैसा होता है. और इतनी बड़ी स्क्रीन, मतलब हमने टेलीविज़न सेट की इतनी बड़ी स्क्रीन देखी थी VCR VCP के साथ, और इतनी बड़ी स्क्रीन, इतना बड़ा गोविंदा, और गोविंदा के इतने बड़े होंठ, और उस पर इतनी बड़ी बड़ी लिपस्टिक लगी हुई, और उसकी वो राजदूत या बुलेट जो भी थी, राजा बाबू फिल्म थी. मतलब आप समझो इतना मैं मेस्मराइज था कि वो समोसे की चटनी बह गई ऐसे, बाल भारती कक्षा 4 की हिंदी की किताब से वो खोंचा बना हुआ था उसका, और चटनी बह के गिर गई मेरे पाँव पे, और मैं उसको गोविंदा, मेरे को इतना बड़ा गोविंदा, इतनी बड़ी करिश्मा कपूर. सो दैट इफेक्ट. So अभी आपसे पूछे योर टॉप फेवरेट फिल्म्स, you might not mention that film. Of course not. Actually अगर बोलेंगी The असर magic क्या of हुआ, cinema. वो उस फिल्म का हुआ आप पे. करेक्ट. So that is also आपके something. लिए पहली फिल्म ऐसी कौन सी थी जो आपको लगा यार ये तो मैजिक है? बॉबी. बॉबी. मेरे को वही याद आ रही है जो आई थिंक इट्स द फर्स्ट फिल्म आई सॉ. माय मदर वाज इज अ ह्यूज फिल्म बफ. मतलब हम लोग हर किस्म की फिल्म देखते थे. श्याम बाबू जो थे, ही टॉट माय मदर, ही थिएटर किया साथ में हैदराबाद में. तो उनकी पहली फिल्म अंकुर पे हम गए देखने के लिए. ये श्याम बेनेगल की बात कर रहे हैं. हाँ सर, श्याम बेनेगल. हाँ इन्होंने फ्लो में बोल दिया क्योंकि ये बचपन से जानते जी, हैं, जी, पर श्याम आप बेनेगल. दर्शकों को पता होना चाहिए. जी. तो वो देखने जाते थे. फिर अमिताभ बच्चन की हर फिल्म फर्स्ट डे वी यूज टू गो. मम्मी ले जाती थी, बाबा को अच्छा नहीं लगता था. परवरिश हर और की एकदम हर जो चीज़. भी एकदम. फिर मेरे फादर ही वाज नॉमिनेटेड टू पार्लियामेंट, सो ही वाज इन 2 terms 12 years. सो उस जमाने में विज्ञान भवन में हर संडे को वर्ल्ड सिनेमा दिखाया जाता था. तो उस टाइम मैं और मेरी बहन रोते थे, अरे कौन देखेगा ट्रूफो, कौन देखेगा गुदाद, बोरिंग है, हमें अमिताभ बच्चन देखें. लेकिन धीरे 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 उसका भी टेस्ट बनने लगा. सो वी आपने कभी देखी कार्तिक, ट्रूफो, गोदार, ये सब, फेलनी? गोदार देखिए, ट्रूफो नहीं देखी, फेलनी नहीं देखी. अच्छा, ये टोटली फाइन. मतलब मैं आई एम जस्ट क्यूरियस कि क्योंकि FTI में तो बहुत दिखाते हैं, पर हाँ. आई थिंक उस समय में एज आई सेड मुझे भी एक्सेस मिला बिकॉज ऑफ ऑल दिस. तो विज्ञान भवन मेरे लिए वाज इनफैक्ट अ ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर मी. वाज मेरी पहली फिल्म को जब नेशनल अवार्ड मिला था, तो नेशनल अवार्ड्स विज्ञान भवन में होते हैं ना, तो इतने बनगले का सालों के सूट, that बाद badge, and then you मैं go there. विज्ञान भवन गया एंड इट हैड चेंज्ड फ्रॉम इनसाइड. लेकिन आई वाज रिमेम्बरिंग यार यहीं से तो शुरू हुआ था ये पूरा जर्नी, द लव फॉर सिनेमा. मम्मी हमें अपने फिएट में डालती थी एंड शी यूज्ड टू ड्राइव एंड वी यूज्ड टू गो एंड सी ऑल दोस फिल्म्स. तो बहुत एक्लेक्टिक मिक्स ऑफ फिल्म्स वी ग्रू अप ऑन, फ्रॉम बच्चन साहब टू श्याम बेनेगल टू ट्रूफो टू फेलिनी टू तारकोव्स्की, ऑल ऑफ देम. एंड टू कबीर खान फॉर ऑल द श्वेतांग शेखर्स ऑफ दिस वर्ल्ड. अच्छा, मैं श्वेतांग की तरफ देख रहा हूँ, मुझे PR वालों के गुस्साए चेहरे दिख रहे हैं. ऑन दैट नोट ये बातचीत समाप्त करते हैं. जिंदगी ऐसी ही है, अचानक से कोई मेहमान आता है और गिरीश कर्नाड से लेके सलमान खान और स्टेरॉइड्स से लेके एंतु कटलेट तक की बात होती है. ज़िंदगी ऐसी ही है जिसमें सोफ़े का साइज़ बदल जाता है. अचानक से हम राजा बाबू और विज्ञान भवन की बातें करने लगते हैं, और 2 नामचीन डॉक्टर साहब और उनके ये बहुत काबिल बेटे कृतिका के भाई ये
नए सिरे से सुनते हैं जब एक नामचीन डायरेक्टर इनके बारे में बात कर रहा होता है। ज़िंदगी ऐसी ही है जब आपको इन तमाम पोशीदा और कुछ ज़ाहिर बातों पर विराम लगाना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपनी नौकरी मुस्तैदी से कर रहे हैं। पीआर वाले लोग हैं, उनको विलेन कतई ना समझा जाए। विलेन की, हीरो की और इन दोनों के अंतराल के बीच की ज़िंदगी की कहानी आपको सुनाते रहेंगे बातचीत के ज़रिए। आप दोनों को बहुत सारा थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। कैमरा कट होने के बाद कार्तिक किसी कट के लिए नहीं बोलेंगे। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा अड्डा।